Hey champions, so it's my birthday 7 तारीख, बट मैं इसलिए यहाँ पर नहीं हूँ। मैं आपके पास आया हूँ एक्सप्रेस लर्न व्हाट मैटर्स लेकर एंड इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट किया है आपको एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस के बारे में सिखाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, लर्न व्हाट मैटर्स सीरीज जो कि ये है और अभी मास्टर द आर्ट और द एंड गेम, ये सारी सीरीज आपको ये सिखाती है कि टॉपिक्स कैसे वर्क करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपको प्रोजेक्ट सिखाने के लिए। इस पूरी सीरीज़ के बाद जब हम पूरी नॉलेज ले लेंगे तब हम शुरू करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। कई जगहों पे ऐसा आपको लग सकता है कि यार इसका यूज़ केस क्या होगा, और वही होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपको ये भी सिखाएगा कि इसका यूज़ केसेस क्या होंगे। पर इस वीडियो में एवरीथिंग अबाउट नॉलेज, अगली वीडियो से वील बिगिन द प्रोजेक्ट, अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कुछ वीडियोस के बाद वील बिगिन द प्रोजेक्ट पार्ट। तब आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी एक एक पार्ट की कि कहाँ पर क्या लग रहा था। इससे पहले हम शुरू करें, याद रखना हर एक पर्टिकुलर चीज़ में, नोड, एक्सप्रेस, हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं सीखनी होती हैं। एंड लर्न व्हाट मैटर सीरीज शेरियंस कोडिंग स्कूल यही सॉल्व करता आया है अभी तक। हम वो चीज़ें पढ़ाते हैं हमारे लर्न व्हाट मैटर्स में जो आपको सीखनी है, जो आपको ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की लाइफ में एज अ नोड डेवलपर, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। राइट, इट्स टाइम वी शुड बिगिन। इट्स टाइम मैं और आप शुरू करें हमारी जर्नी को। लेट्स गो। हेलो यो, कैसे हो? आई बिलीव बढ़िया हो गए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, थ्योरी प्लस कोडिंग पार्ट। पता थ्योरी क्यों? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कोडिंग पढ़ने से दे विल बिकम एक्सपर्ट। नो, यू वोंट। आप इंटरव्यूज में फेल हो जाएंगे एंड आपको कभी ये पता नहीं चलेगा जो कोड आप लिख रहे थे वो क्यों लिख रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं कि काफ़ी डेप्थ में चीज़ें लेकर जाएंगे अपन। और पता है, मेरे को एक सीक्रेट आपको शेयर करना है, दैट इज नोड वर्सेस एक्सप्रेस। पहला टॉपिक है इस वीडियो का, भी मैं सारे टॉपिक्स बताऊंगा। उसमें पता है क्या बात करने वाले, मैंने खूब सारे स्टूडेंट से बात करी और डेटा जोड़ा है कि कभी भी लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि नोड और एक्सप्रेस में रियल डील कौन थी। मतलब नोड सब कुछ था या एक्सप्रेस जेएस सब कुछ था, और दोनों में फर्क क्या था, और एक्सप्रेस जेएस एग्जैक्टली है क्या। वो कोड लिखना सीख लेते हैं एक्सप्रेस का, पर उन्हें ये कभी पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स एक्सप्रेस जेएस ज्यादा बड़ा था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या नोड ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या दोनों इंपॉर्टेंट थे, या किसका रोल ज्यादा था। राइट, इस वीडियो में सारे जवाब। इट्स टाइम वी शुड गेट दी सिलेबस के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो, लेट मी शो यू दैट। तो ये है सिलेबस। सार तक थोड़ा जूम इन रखना यार, लोग देख पाए अच्छे से। ठीक है, तो नोड वर्सेस एक्सप्रेस पहला टॉपिक है। व्हाट इज द रियल डील, एग्जैक्टली इन दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस, व्हाई एक्सप्रेस जेएस, राउटिंग, मिडलवेयर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, राउट पैरामीटर्स, टेम्पलेट्स, स्टैटिक फाइल्स, HTTP मेथड्स, गेट एंड पोस्ट, एरर हैंडलिंग। सो देयर इज हेक लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इस वीडियो में सीखनी है। एंड अभी यू माइट थिंक भैया इसमें वो सिक्योरिटी वाला पार्ट कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, जॉय कहाँ है, और भी जो मिडिलवेयर पैकेजेस होते हैं वो कहाँ है भैया। एरर हैंडलिंग तो आपने डाली है, बट डिप्लॉयमेंट कहाँ है, तो वो सब चीज़ें कहाँ है भैया। एक्चुअली इस वीडियो का नाम है मास्टर द आर्ट, दिस इज नॉट द एंड गेम। अगली वीडियो आएगी एंड गेम, उसमें वो सब होगा, बट हिस्सों में पढ़ेंगे ना यार। आप तो देखो बाकी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो 150 वीडियोस क्रिएट करते हैं। मैं आपके लिए 4 वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 4 तो पढ़ो, तो 4 वीडियोस में सब कवर हो जाएगा। अब बारी है पहले टॉपिक की, लेट्स गो। ओके, सो नोड वर्सेस एक्सप्रेस। अब बात सुनो ध्यान से। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है नोड एक्सप्रेस में मेन डील कौन है, एग्जैक्टली नोड रोल प्लेयर है या फिर एक्सप्रेस। मेरा मानना है, इसका पहले जवाब दे देता हूँ, दोनों ही रोल प्लेयर्स हैं। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो, बिना एक्सप्रेस के आप नोड चला सकते हो, पर बिना नोड के आप एक्सप्रेस नहीं चला सकते। बट फिर भी इससे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्लीज़ इधर आइए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक CPU रखा हुआ है, एक CPU का डब्बा, ठीक है। ऐसा समझो, मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर तुमने ढंग से समझा सब समझ आ जाएगा। लेट्स गो। इस CPU के डब्बे के पास खूब सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सार्थक इधर आओ, ये देखो, इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। दुनिया भर का तामझाम इसके अंदर लगा है, और अगर आप देखेंगे प्रत्येक चीज़ एक फीचर को पजेस करती है, कुछ ना कुछ कर सकती है, ठीक है ना। ये CPU का जो डब्बा है, इसके पास पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी सर्वर बनाने की। बात सुनना, पर ये इटसेल्फ इनफ नहीं है सर्वर बनाने के लिए, और इसीलिए हमने एक नोड नाम की चीज इसमें डाली थी, ताकि हम इस सिस्टम से क्या बना सकें, सर्वर बन गया। अब मान लेते हैं ये चीज क्या है, सर्वर है, लेकिन अभी भी बात सुनना, सर्वर के बहुत सारे टास्क होते हैं, राउटिंग करना,
रिक्वेस्ट को हैंडल करना, रिस्पॉन्सेस को भेजना, दुनिया भर की चीजें होती है। अभी हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो सर्वर मशीन का काम क्या होता है? ये सारी चीजें परफॉर्म करना। नोड ये परफॉर्म कर सकता है, पर आपको एक उसको कुछ एप्स देने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा कि वो सारी चीजें परफॉर्म कर सके। मैं समझाता हूं। जैसे इधर आओ, ये मशीन 1+2 का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती है ये मशीन, पर ऐसे नहीं करेगी कि मैं इसके कान में जाके बोलूं हेलो एक 1+2 का कैलकुलेशन देना जरा। इट वोंट परफॉर्म दैट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे एक ऐप डालना पड़ेगा। ऐप का नाम क्या है? इधर आओ, उसका नाम है कैलकुलेटर। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं यहां पर लिखूंगा 1+2 और आंसर क्या आएगा? 3। ये आंसर इस कैलकुलेटर ऐप ने दिया है इस मशीन को कैलकुलेट करते वक्त, मतलब इस मशीन से कैलकुलेट किया है इस ऐप ने। सुनना, इसका मतलब इस मशीन के पास पॉसिबिलिटी थी 1+2 को कैलकुलेट करने की, पर आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ा ताकि आप उस पॉसिबिलिटी को यूज कर पाएं। वैसे ही सर्वर के पास पॉसिबिलिटी है बहुत सारी चीजें परफॉर्म करने की, पर आपको सर्वर अकेला काफी नहीं, उसे कोई सॉफ्टवेयर या कोई कुछ ऐसे एप्स चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि उन फीचर्स को यूज कर पाए जो सर्वर कर सकता है। पॉइंट समझे? तो सर्वर क्या क्या कर सकता है? राउटिंग कर सकता है, रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकता है, रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, राइट? सर्वर आपके सारे डेटा का चंक बना के भेजता है। दुनिया भर की चीजें जो सर्वर परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें परफॉर्म कैसे होंगी? एंड दैट्स व्हाट एक्सप्रेस इज ऑल अबाउट। मतलब आप सर्वर के फीचर्स को यूज कर पाए, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? एक्सप्रेस का कोड। तो सर क्या मैं बिना एक्सप्रेस के कोड को लिखे हुए सर्वर के फीचर्स को यूज कर सकता हूं? हां। कैसे? क्या? इधर आओ, अपन एक वेबसाइट पे चलेंगे, इसका नाम है Node.js। ठीक है, चलो लेट्स गो। Node.js पे चलते हैं और यहाँ पे एक टैब है, उसका नाम है डॉक्स। इस पे जाएंगे, यहाँ पे एक टैब है LTS, इस पे जाना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स। अब बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये पैकेज है, इसका नाम है HTTP। इस पैकेज के हेल्प से, और जूम ले लो सार्थक, HTTP, ठीक है। इस पैकेज के हेल्प से, इधर आओ, इस पैकेज के हेल्प से बिना एक्सप्रेस को यूज किए हम लोग सर्वर का कोडिंग लिख सकते हैं, HTTP पैकेज, और ये नोड में अवेलेबल है। तो ऐसा कह सकते हैं, कहो इधर आओ, इस नोड में, ये नोड मान लेते हैं इसको, इसके अंदर ऑलरेडी सर्वर को बनाने का कोड लिखा हुआ है, सही है ना? बट फिर भी हम इसके कोड को यूज ना करके साइड से एक और ऐप डालते हैं, उसे यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तुम्हारे मोबाइल फोन में एक ब्राउजर डाला आता है, डिफॉल्ट में एक ब्राउजर डल के आता है या नहीं आता है? मोबाइल फोन में अपने माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर डल के आता है लैपटॉप पे, एज नाम से, और अपने मोबाइल फोन में एक डिफॉल्ट ब्राउजर डल के आता है। क्या हम वो यूज करते? नहीं। हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें पता है क्रोम में ज्यादा बेहतर फीचर्स है, क्योंकि हमें पता है क्रोम ज्यादा इजी टू यूज है, क्योंकि हमें पता है ब्रेव ब्राउजर हम यूज करेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए हम मोबाइल में डले हुए ब्राउजर को यूज नहीं करते। वैसे ही नोड में ये जो HTTP है, इसमें कोडिंग करने में काफी डिफिकल्टीज होती हैं, और इसके कंपैरिजन एक्सप्रेस में कोडिंग करेंगे तो ज्यादा इजियर पड़ता है। और इसीलिए हम सर्वर नोड के HTTP से ना बना के एक्सप्रेस से बनाते हैं। क्या तुम मेरी बात समझ गए? आई बिलीव समझ गए होगे। और ध्यान से सुनना, एक आखिरी लाइन मेरी, ये बिल्कुल कोट लगा के सुनना। एक्सप्रेस एट द एंड ऑफ द डे यूज करता है इस HTTP को। मतलब आपने अगर HTTP का कोड खुद से नहीं लिखा, आपने एक्सप्रेस का कोड अगर लिखा है, तो भी एक्सप्रेस का कोड कन्वर्ट किस में होता है? इस HTTP में। तो एक्सप्रेस का कोड इस HTTP को ही यूज करता है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तो Express.js अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो बिहाइंड द सीन्स HTTP को यूज कर रहा है जो नोड में दिया हुआ है। और नोड का HTTP डायरेक्ट यूज करोगे तो दिक्कत ये है कि बहुत डिफिकल्टीज होती है छोटे से कोड को लिखने में भी, बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है। उतनी दिक्कत ना हो इसलिए इंडस्ट्री में हम लोग Express.js यूज करते हैं, ना कि नोड का HTTP। दैट्स अबाउट इट। आई बिलीव हमें चलना चाहिए अगले टॉपिक पे। लेट्स गो। चैन से सोना है तो जाग जाओ दोस्तों, क्योंकि हम बात करने वाले व्हाट इज Express.js पे। तो Express.js एग्जैक्टली है क्या? नोड तो समझ आता है कि ठीक है, आपने C++ का वो क्रोम इंजन का कोड उठाया था, रैपिंग लगाई थी, तो जो बना वो पूरा कोड, वो पर्टिकुलर चीज़ को हम Node.js कहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर Express.js एग्जैक्टली क्या है? मैं एक डेमो देना चाहता हूँ, आप इधर आइए प्लीज़। ये जो आप अभी देख रहे हैं नोड की वेबसाइट पे, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखी है। यहाँ पे असर्शन टेस्टिंग ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से लेके नीचे zlib तक, यहाँ तक, ये सारी वो चीज़ें हैं जो नोड में आपको इंस्टॉल्ड मिलती हैं। मतलब अगर आपने अपने लैपटॉप या सिस्टम पे नोड इंस्टॉल कर लिया तो ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट में मिलती हैं। ठीक है, इसमें एक
पैकेज एक खास पैकेज है, उसका नाम है HTTP। ये पैकेज वो है जिसके वजह से हम लोग सर्वर बनाते हैं, ये ठीक है। तो ठीक है, तो HTTP से आप सर्वर बनाते हैं, जी हाँ ठीक है, बन गया। तो नहीं पर भैया आप तो एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे, नहीं 2 मिनट रुको ना, समझ आ जाएगा। तो नोड में ये HTTP पैकेज से हम लोग सर्वर बनाते हैं, सही है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये है कि जब आप HTTP से सर्वर बनाते हो तो बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ता है, एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू राइट कोड एंड मेक श्योर कि सर्वर आप इजीली बना पाए। बहुत डिफिकल्ट होता है HTTP से सर्वर बना पाना, डिफिकल्ट होता है। मैंने ये नहीं कहा कि बनेगा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि परफॉर्मिंग नहीं होगा या परफॉर्मेंस धीमा होगा या खराब होगा, मैंने कहा डिफिकल्ट होगा। अगर यहाँ पर हमें एक अभय नाम का यूज़र देख रहा है इस वक्त, जिसको Node.js और Express.js बहुत मुश्किल से समझ आता है, HTTP और मुश्किल से समझ आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इंडस्ट्री के लोगों ने एक बड़ा ही सिंपल सा उपाय बनाया, उसका नाम है Express.js। अगर आप Express.js में कोड लिखेंगे तो वही होगा जो HTTP करता है। HTTP क्या करता है? सर्वर बनाता है। Express.js भी क्या करेगा? हमारे लिए सर्वर से रिलेटेड कोड लिख के देगा। अच्छा, तो एक्सप्रेस का कोड लिखेंगे तो वो भी सर्वर बनाएगा, जी हाँ। और मैं HTTP का कोड लिखूंगा तो वो भी सर्वर बनाएगा, जी हाँ। अच्छा, तो मैं किसका कोड लिखूं? एक्सप्रेस का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक्सप्रेस का कोड लिखते हो तो वो एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, और इंडस्ट्री में भी आपको एक्सप्रेस ही मांगा जाएगा। तो एक्सप्रेस.js एट द एंड ऑफ द डे एक लाइन में अगर डिफाइन करूं, क्या है? एक्सप्रेस.js आपके पास एक पैकेज अवेलेबल है जो कि बिहाइंड द सीन्स मतलब आप तो एक्सप्रेस का कोड लिखोगे, लेकिन वो क्या यूज करेगा? HTTP। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप HTTP का कोड लिखते तो आपको बहुत दिक्कत होती, पर जब एक्सप्रेस आप लिखते हो, वो शॉर्टर कोड होता है, छोटा कोड होता है, आप लिख पाते हो, इजी रहता है, आपको समझ आता है, राइट। तो Express.js एक पैकेज है, npm पे अवेलेबल है, और उस पैकेज के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वर का कोड लिख सकते हैं, सर्वर की सारी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं, जो हमें नोड प्रोवाइड करता है, वो सारी कुछ हम यूज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ Express.js। इट्स टाइम कि हम फटाफट बात करें व्हाई वी नीड टू यूज Express.js एंड नॉट HTTP। एक लाइन में अभी हमने बात करी, HTTP का कोड ज्यादा बड़ा होता है, डिफिकल्ट टू राइट होता है, और Express.js का कोड ज्यादा ईजियर होता है और शॉर्टर टू राइट होता है, एंड दैट इज व्हाई Express.js इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू राइट एज कंपेयर टू HTTP पैकेज। आई थिंक अब समझ आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स गो। नाउ इस वीडियो के इस टॉपिक के तुरंत बाद कोडिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले टॉपिक का नाम है राउटिंग, और मैं समझाना चाहता हूं एग्जैक्टली राउट्स होते क्या हैं। प्लीज इधर आइए। सो यहाँ पे आई वांट कि आप यहाँ पर देखें, सार्थक एकदम जूम करो URL पे। अगर आप देखोगे लिखा है nodejs.org/कुछ/कुछ/कुछ/कुछ/, राइट। अगर मैं जैसे यहाँ पर अबाउट पे क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखना क्या ये बदल रहा है? नहीं बदला। अगर मैं इसे पे असर्शन पे क्लिक करता हूं, तब फिर क्या ये बदल रहा है? हाँ, ये बदल गया है, सही है। अगर मैं जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है? assert.html। अगर मैं यहाँ पे async hooks पे क्लिक कर देता हूं, तब फिर क्या ये बदल गया? पढ़िए यहाँ पे /asyncHooks.html। तो राउटिंग क्या होती है? राउटिंग का मतलब है इस टाइप के URLs ///। ये जो स्लैशेस आपको दिखते हैं कि कुछ /profile /about /contact /profile /Harsh /profile /Harsh कुछ, तो ये जो आपको डिटेल्स URL में दिखता है ///, इसको हम कहते हैं राउट्स, और इसकी कोडिंग करना कहलाती है राउटिंग। मतलब भैया आप ये कह रहे हो कि /profile बना पाना ये राउटिंग है? हाँ। /contact बना पाना ये राउटिंग है? बिल्कुल हाँ। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ, प्लीज इधर आइए। तो कुछ होता ऐसा है कि ये मान लेते हैं हमारा सर्वर है, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस चल रहा है, ये एक्सप्रेस की चीज़ें हैं, ये एक्सप्रेस का एक फीचर है, एक्सप्रेस का दूसरा फीचर, एक्सप्रेस का तीसरा फीचर। एक्सप्रेस में तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, ये सब कुछ काय के अंदर है? एक्सप्रेस के अंदर है, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेस। अब मैंने यहाँ पे एक कुछ URL लिखा और एंटर प्रेस किया, तो होता क्या है सुनना। यहाँ से एक रिक्वेस्ट निकलेगी और वो रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे? हमारे एक्सप्रेस के पास। तो मान लेते हैं एक्सप्रेस ने उसे एक्सेप्ट किया, रिक्वेस्ट को यहाँ से निकली, और ये एक्सेप्ट किया, एक्सप्रेस ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद रिक्वेस्ट कुछ चीजों से गुजरेगी, उनके नाम मिडिलवेयर होते हैं, कुछ होता है, वो हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो पहले रिक्वेस्ट मिडिलवेयर से गुजरी, गुजरने के बाद वो इस ब्लॉक में आई। इस ब्लॉक का नाम मान लेते हैं राउटिंग है। तो यहां पर आपने सारे राउट्स लिखे होते हैं,
तो होता क्या है, इधर आना, वो रिक्वेस्ट इस राउट को पढ़ेगी कि इस राउट का नाम क्या है, और फिर वो रिक्वेस्ट इधर पे राउटिंग में जहां पे सारे राउट्स लिखे होंगे उनमें से एक से मैच करने की कोशिश करेगी। तो ये यूआरएल जिससे भी मैच हो जाएगा उस पर्टिकुलर राउट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इतना सिंपल सा गेम है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, इधर आओ। मान लेते हैं मैंने कोई ऐसा यूआरएल लिख दिया, यहां पे कोई ऐसा यूआरएल लिख दिया जो रिक्वेस्ट से गया, जाते जाते यहां पहुंचा, पहुंचने के बाद चेक हुआ तो किसी से मैच नहीं किया, तो क्या होगा? तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास ऑल नाम एक होता है, ऑल नाम से यूआरएल क्रिएट करने के लिए वो सारे राउट चलाता है, कोई मैच करे या ना करे वो चलाता है। और फिर अगर वो भी क्रिएट नहीं किया ऑल वाला, तब फिर आपको एरर मिलेगा कि ऐसा कोई राउट एग्जिस्ट नहीं करता। आपने यूआरएल में तो लिख दिया /contact, लेकिन यहां पर आपने कहीं पर भी /contact बनाया ही नहीं, तो फिर आपको एक एरर मिलेगा कि ऐसा कोई राउट एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल एज दैट। हाय हेलो, ठीक है, अभी कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मैंने नोड वर्सेस एक्सप्रेस पे बातचीत कर ली है, व्हाट इज एक्सप्रेस जेएसएस पे भी बातचीत कर ली है। 1 मिनट माइक को ऊपर उठा देते हैं ताकि माइक डिस्टर्ब ना करे मुझे। अभी ठीक है, आई बिलीव। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं आवाज ना आ रही, आवाज आ रही है, ठीक है, नाइस। तो बातचीत करनी है, नोड वर्सेस एक्सप्रेस पे बातचीत कर चुके हैं, एक्सप्रेस जेएस क्या है वो भी बातचीत कर चुके हैं, वाई एक्सप्रेस जेएस वो भी बातचीत कर चुके हैं। राउटिंग पे आएंगे फटाफट। एक दो इंपॉर्टेंट बात, नोड वर्सेस एक्सप्रेस में मैंने आपको क्या बताया था, नोड इज द मेन थिंग, ठीक है, मेन थिंग विच गिव्स यू द पावर कि आप सर्वर बना पाए, सर्वर से रिलेटेड काम कर पाए। बट एक्सप्रेस के कोड से हम सर्वर का कोड लिख पाते हैं, एंड सर्वर कैसा रिएक्ट करेगा वो मैं सब समझाऊंगा, सिखाऊंगा, वो भी एक्सप्रेस की हेल्प से लिखते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि नोड जो है, Node.js दैट अलाउज यू टू मेक अ सर्वर, राइट। और आप चाहें तो नोड के पैकेज से HTTP से भी आप सर्वर बना सकते हो, बट हम यूज करते हैं एक्सप्रेस। क्यों? ताकि हम एक्सप्रेस के हेल्प से इजी टू अंडरस्टैंड इजीली सर्वर के कोड को लिख पाए। HTTP से वही कोड लिखेंगे तो काफी लेंथी होता है और काफी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज एक्सप्रेस.js? एक्सप्रेस.js क्या है? एक पैकेज है npm पर जो अवेलेबल है, ठीक है। आप इसके हेल्प से राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो, आप इसके हेल्प से और भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि सर्वर साइड पे पूरा मैनेजमेंट वो कौन करता है? एक्सप्रेस। अभी तुम्हें मेरे इस वर्ड से थोड़ा कम समझ आया होगा कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है। आ जाएगा, डोंट वरी। सर्वर साइड पे सिर्फ राउटिंग नहीं होती गोलू, डेटा हैंडलिंग भी होती है, रिक्वेस्ट को हैंडल करना, रिस्पॉन्स को भेजना, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार रिस्पॉन्स में किस तरह का डेटा जाएगा, वो पेजेस कौन से जाएंगे, /प्रोफाइल पे प्रोफाइल पेज देखे और /कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज देखे, ये सब कुछ एक्सप्रेस का ही काम है। इसको मैनेजमेंट कह सकते हैं एक तौर पे। तो अगर तुम्हें नोट्स बनाने हो तो बढ़िया नोट्स बना लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज वाई एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js क्यों पढ़ना है अपन को? एक्सप्रेस.js क्यों पढ़ना है? क्योंकि HTTP इज डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है, डिफिकल्ट टू यूज, एंड दैट इज वाई एक्सप्रेस मेक्स थिंग्स ईजियर। ओके, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सर्वर बनाने के लिए हम चाहें तो HTTP का कोड लिख लें, चाहे तो एक्सप्रेस का कोड लिख लें, दोनों ही लिख सकते हैं, बट HTTP काफी डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग यह यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस.js। अच्छा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है राउटिंग। अब राउटिंग क्या है? राउट्स बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग, ठीक है। अब राउट्स क्या होते हैं? /प्रोफाइल, सिर्फ इतना ही नहीं, /होम, ठीक है, /कॉन्टैक्ट, और इस तरह के बहुत सारे होते हैं, राइट। तो इन सबको हम राउट्स कहते हैं। तो यार मेरे को लग रही थी अल्ट्रा गर्मी प्रो मैक्स, इसलिए मैं पंखा चालू करने गया था, तो मेरे ऐसा फील भी नहीं होगा मैं कहीं गया था, लेकिन मैं गया था। और इससे पहले अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पर चल रहा है मैच वर्ल्ड कप का, तो वो भी साइड टू साइड अपन देख ले रहे हैं, अपडेट्स ले ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फटाफट राउटिंग क्या है? इस तरीके के जो आप / वाले पेजेस, / वाले यूआरएल्स देखते हो, इनको क्रिएट कर पाना कहलाती है राउटिंग। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ, जैसे /प्रोफाइल /हर्ष कुछ लिखा हुआ है अंटशंट, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है फिर कुछ और अंटशंट, तो ये भी राउट कहलाएगा क्या? हाँ, ये जो आप यूआरएल में // देखते हो, इनको हम राउट्स कहते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं, ठीक है।
तो भैया ये हमें पढ़ना है, हाँ अब यही पढ़ने हम कोडिंग में शुरू कर रहे हैं, लेट्स गो। तो फटाफट सबसे पहले मुझे आपको राउटिंग सिखानी है, मैं आपको सिखा रहा हूं आप एक्सप्रेस जेएस के कोड को लिखते कैसे हो, स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। पहली चीज, आप अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए, और हम लोग बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस सीख रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अपना पहला बैकएंड आज लिखोगे, ठीक है, इट्स गोना बी बिग वन। तो अब बैकएंड से रिलेटेड सारा कुछ लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, दिस विल गिव यू वन ऑप्शन टू क्रिएट अ फाइल, राइट, index.html, बहुत बढ़िया। तो हमने एक index.html फाइल बना ली, बहुत बढ़िया। अब एक काम करना है, इसे डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बैकएंड में हम लोग HTML की जगह EJS को यूज करते हैं, आएगा समझ, मेरा वादा समझ आ जाएगा, डोंट वरी, लेट्स गो। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है script.js, एक फाइल बनाइए, जावास्क्रिप्ट की फाइल। अच्छा ठीक है, बन गई। भैया इसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो है एक्सप्रेस यूज, एक्सप्रेस का यूज करना सीखना है, और उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सप्रेस। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको npm से पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए। और हमें टर्मिनल को ओपन करना है, कंट्रोल बैकटिक की हेल्प से आप टर्मिनल ओपन करेंगे, और आपको लिखना पड़ेगा npm स्पेस i स्पेस एक्सप्रेस। जिनको ये नहीं पता बैकटिक कहाँ होता है, एस्केप की के जस्ट नीचे होता है। कंट्रोल बैकटिक एक साथ दबाएंगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, टर्मिनल, और वहां पे आपको लिखना है npm स्पेस i स्पेस एक्सप्रेस। नोड इसके पहले इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। नाउ विल क्लिक एंटर एंड दैट विल इंस्टॉल एक्सप्रेस फॉर अस, ठीक है। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, जी हाँ एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, बढ़िया। तो अब आपने जो एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया इसे यूज करना है। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मैं आपको जो इजी वाला है वो बताता हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि आप ब्रेव ब्राउजर या जो भी आपके पसंदीदा ब्राउजर हैं वहां पर जाइए और वहां पे सर्च करिए express.js npm। पहली वेबसाइट को ओपन करिए एंड वहां पे आपके पास कोड दिया गया है जो डिफॉल्ट कोड है, जो आपका कह सकते हो स्टार्टर कोड है। आप इसको कॉपी करिए, कॉपी, एंड यहां पर अपनी फाइल में पेस्ट कर दीजिए। अभी तुम्हें घंटा समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कोड कर क्या रहा है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे एपिक पेन ला रहा हूँ एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेट मी गेट दिस गाय ओवर हियर, बढ़िया, लेट्स गेट द येलो मार्कर, बढ़िया, ठीक है। चलें, तो रिक्वायर स्टेटमेंट से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से एक्सप्रेस निकल के इस वेरिएबल में आ गया। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लिटरली आप इसका नाम चाचा रख सकते हो, भैया, भौजी, भाभी, व्हाटएवर यू लाइक, बट हमने इसका नाम एक्सप्रेस क्यों रखा है? क्योंकि इट विल मेक सेंस कि एक्सप्रेस को सेव काय में कर रहे हैं, एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में, इट मेक सेंस, राइट। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, एक्सप्रेस, बढ़िया। अब सुनना मेरी बात सुनो। तो आप ये मानते हो कि एक्सप्रेस निकल के काय में आ गया, इस एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल पे, राइट। अगली ही लाइन में मैंने उस वेरिएबल को, ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल को मैंने अगली ही लाइन पे क्या करा है, रन करा है। देखिए आपने रन कैसे, ये ब्रैकेट की वजह से मैंने इसे रन कर दिया। तो एक्सप्रेस की सारी पावर्स निकल के किस में आ गई, ऐप में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेस जो कर सकता है वो सब किस में आ चुका है, ऐप नाम के वेरिएबल में। तो अब वो सारी चीजें कौन कर सकता है, ऐप परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ऐप आप देख रहे हैं इसके हेल्प से मैंने एक गेट राउट बनाया। अगर आपको गेट राउट नहीं पता, पोस्ट राउट नहीं पता, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आपने एक गेट राउट बनाया है जो कि है स्लैश, और इस राउट के अंदर आपने फंक्शन को चलाया है एंड रिस्पॉन्स सेंड वगैरह आपने किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस एवरीथिंग मैंने ये सब पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट आई विल स्टिल ट्राई टू एड्रेस यू एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सुनो मेरी बात, जब तुम किसी वेबसाइट को लिखते हो facebook.com, सिर्फ इतना, तो इसमें राउट कौन सा है, हमें तो कोई स्लैश नहीं दिख रहा। एक्चुअली स्लैश है यहां पर, नहीं मैंने तो सिर्फ facebook.com लिखा था, तो उसमें स्लैश कहां है? स्लैश होता है, वो आपको दिख नहीं रहा है, पर वो है। तो स्लैश आपको दिखता नहीं है बट वो वहां पर है। अच्छा, तो अगर मैं किसी google.com पे जाता हूं तो इसमें भी स्लैश है, बिल्कुल, पर वहां पे दिख क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली वहां पे स्लैश होता है। तो जो वेबसाइट का पहला पेज होता है वो स्लैश राउट पे होता है, तो हमने इसीलिए स्लैश राउट बनाया है। और यहां पर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। जब हम सर्वर को चालू करेंगे तो वो किस पोर्ट पे सुन रहा है, 3000 पे। ये सब मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो में, राइट। अगर हम इसे चालू करें, टर्मिनल पे आइए और यहां पे हमें चालू करना है इसे
तो वी विल से लेट्स से नोड से मैंने इसे चालू करा स्क्रिप्ट को, दैट्स अबाउट इट। वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे सर्वर चालू हो चुका है। और अगर अब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊं, ब्रेव ब्राउजर पे, एंड वहां पे सर्च करूं लोकल होस्ट :3000, तो आपको वहां पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल, राइट। इस वक्त हमने हमारा पहला राउट बना लिया है। दिस इज द इजी थिंग, राइट। अगर मैं और राउट्स क्रिएट करूं, फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ पे एक और राउट बनाता हूं /प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हेलो फ्रॉम प्रोफाइल। तो अगर कोई बंदा /प्रोफाइल राउट पे जाएगा तो उसे क्या दिखेगा, हेलो फ्रॉम प्रोफाइल। बट उसके लिए आपको सर्वर को चालू करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और मैंने इसलिए बताया था कि आप नोडेमॉन की हेल्प से भी सर्वर को चालू कर सकते हो। एंड वी जस्ट डू दैट, हमारा सर्वर चालू हो चुका है, बढ़िया। एंड इफ वी गो हियर /प्रोफाइल, वील सी हेलो फ्रॉम प्रोफाइल। वेरी इजी, राइट। आई बिलीव आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो वी कैन क्रिएट एज मेनी राउट्स एज वी वांट, तो दैट इज इजी पार्ट, राइट। अगर हम समझे तो हमें राउटिंग के बेसिक्स समझ आ गए कि एग्जैक्टली राउट्स बनते कैसे हैं, सही है। मैं अब अगले टॉपिक पे जाना चाहता हूं जिसका नाम है मिडिलवेयर। राउटिंग पे हम लौटेंगे, गेट और पोस्ट राउट को समझने। इस वीडियो में एक्सप्रेस लर्न व्हाट मैटर्स है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेस लर्न व्हाट मैटर्स जो वीडियो होती है, इसके अंदर हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज कि हम एक्सप्रेस की वो चीजें समझ लें जो मैटर करती हैं। देयर इज अ लॉट, हर फील्ड में देयर इज अ लॉट, बट आपको सिर्फ वो सीखना है पहले जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो यूजुअली आपको रोजमर्रा की लाइफ में करना है। आपको उसमें बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एंड फिर वो चीजें जो बहुत रेयर कभी होती है, तो उनके बारे में हमारे पास गूगल अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिडिलवेयर एक अगला टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा यूज होता है। लेट्स गो। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पे मिडिलवेयर पे, ठीक है। लेट्स गो, बात सुनो। तो यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो ये हमारे राउट्स हैं। जब मैं मिडिलवेयर पढ़ाता हूं तो उसको ऐसे समझो, मिडिलवेयर एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर राउट से पहले चलता है, हर राउट से पहले चलता है। इसका मतलब सारे राउट्स में कोई भी चले उससे पहले मिडिलवेयर चलता है एंड उसमें लिखा कोड पहले एग्जीक्यूट होता है। क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। देखो, कोड लाइन बाय लाइन चलता है, 1 2 3 4 इस तरीके से कोड चलता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारा मिडिलवेयर को इस पूरे राउट सीन से पहले बनाते हैं। मतलब जो आपका पहला राउट बना है ना स्लैश वाला, उससे भी पहले आपको किसे बनाना होता है, मिडिलवेयर को। अब मिडिलवेयर बनता कैसे है, बहुत आसान है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। मैंने ना सीरियसली बहुत सारे लोगों को मिडिलवेयर कंफ्यूजन में देखा है, एंड आई कैन बेट माई मनी ऑन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। सुनो प्लीज, मिडिलवेयर app.use, तुमने सिर्फ इतना लिखा, इससे क्या हुआ, आने वाली प्रत्येक रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे चलेगी और इसको भी चलाएगी। हर राउट, चाहे वो राउट ये चले या ये चले या आने वाला कोई भी राउट चले, app.use सबके लिए चलता है। तो मतलब अगर तुमने कोई /contact राउट चलाया होगा, तुमने यहां पर ब्राउजर में अगर /contact लिखा होगा, तो ना ये चलेगा पर /contact वाला चलेगा, राइट। लेकिन /contact से पहले ये चलेगा। एक मिनट भैया, जैसे मैंने अगर यहां पे /प्रोफाइल लिखा है, हाँ लिखा है, तो मेरा ये /राउट नहीं चलेगा, /प्रोफाइल राउट चलेगा। तो मिडिलवेयर कब चलेगा, इससे भी पहले। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि /प्रोफाइल राउट चलने से पहले ये चलेगा, हाँ। चाहे मेरा कोई भी राउट हो उससे पहले ये चलेगा, हाँ। ओके, तो इसके अंदर लिखना क्या है, app.use हमेशा एक फंक्शन मांगता है, हमेशा एक फंक्शन मांगता है। तो आप इसके अंदर क्या बनाइए, एक फंक्शन। इस फंक्शन में आपको 3 से 4 चीजें देना इंपॉर्टेंट है, 3 एक्चुअली, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। मैं समझाऊंगा। सुनो, REQ में क्या होता है, RES में क्या होता है और नेक्स्ट में क्या होता है, ये तीनों समझना है ना। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में तीनों दिखते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि इनका मतलब क्या है। मैं समझाता हूं, सुनो। एपिक पेन चालू है, चलो अब मैं समझाता हूं आपको हो क्या रहा है। ये मैं दिल्ली में बैठा हूं, मान लेते हैं मैं दिल्ली में हूं और ये सर्वर है
अमेरिका में, ठीक है। तो मैंने अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन से एक रिक्वेस्ट भेजी, तो वो दुनिया भर ट्रैवल करके कहाँ पहुँची? सर्वर पे, हाँ या ना? इस रिक्वेस्ट में मेरे से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, मेरे से रिलेटेड मतलब मेरे फ़ोन से निकली थी मोबाइल की डिटेल्स, है ना? मोबाइल से मेरे फ़ोन से सिग्नल निकला था सर्वर के लिए, तो इसके अंदर मेरी डिटेल्स होंगी, जैसे कि मैं कौन-सी लोकेशन पे हूँ, ठीक है? और मेरा डिवाइस कौन-सा है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, वगैरह-वगैरह, ये सब कुछ इस रिक्वेस्ट में होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? सारा डेटा रिलेटेड टू मी, वो डेटा किस में होगा? रिक्वेस्ट में। तो सुनना, मेरी बात सुनना। तुम यहाँ पे यूआरएल में लिखा कुछ, सुनना। तुमने यूआरएल में लिखा www.facebook.com, एंटर, सुनना। तो मेरे लैपटॉप से, मैं थोड़ा रिब केज में चोट है, मैंने शायद इंस्टाग्राम पे भी बताया था, तो थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाने में दिक्कत हो रही है, बट सुनो। तो जैसे इधर से रिक्वेस्ट निकलेगी, रिक्वेस्ट इस लैपटॉप से निकलेगी, जैसे मैं लिखूंगा www.facebook.com, एंटर, तो रिक्वेस्ट मेरे लैपटॉप से निकल के जाएगी, हाँ या ना? तो ये जो पूरा डेटा है मुझसे रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड मतलब यूजर से रिलेटेड, इस केस में तुमसे रिलेटेड, उस बंदे से रिलेटेड जो अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला रहा है, उससे रिलेटेड पूरा डेटा रिक्वेस्ट में होता है। तो ये जो आरईक्यू आप देख रहे हो ना, ये आरईक्यू, इसमें होता है यूजर का डेटा। कौन यूजर? जो यूजर इस सर्वर को चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझा नहीं, मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फोन से इंस्टाग्राम चला रहा हूं, ठीक है? तो मैंने इंस्टाग्राम में कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो आरईक्यू में क्या होगा? मेरा डेटा। और तुमने भेजी तो तुम्हारा डेटा होगा आरईक्यू में। अच्छा सर, तो आरईक्यू में वो जो रिक्वेस्ट आई है उसका डेटा होगा। जी हाँ। क्या क्या डेटा होगा? बहुत सारा होता है यार, आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं दिखा सकता हूँ। बड़ा बड़ा, लेकिन वो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा, वो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो सर्वर मैंने बंद कर दिया था क्या? इज इट? नहीं, सर्वर बंद नहीं किया है, बट ये देखो, ये है डेटा, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का डेटा है इसके अंदर, राइट? कैन यू सी दैट? राइट। तो इतना सब कुछ काय के अंदर होता है? रिक्वेस्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में होता है उस बंदे का डेटा, जो इंटरनेट से उसका डेटा आया था, सही है ना? तो ये होता है रिक्वेस्ट, तो ये चीज रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब सर आरईएस क्या है? वो मैं बता रहा हूं, सुनो। तो मैं दिल्ली में बैठा था, ठीक है? मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, ये दुनिया भर ट्रैवल करके इस सर्वर पर पहुंची होगी। अब सर्वर ने भी तो आंसर भेजा होगा, हाँ या ना? जो दुनिया भर ट्रैवल करके मेरे पास आया होगा, तो वो आंसर का पूरा डेटा काय में है? आरईएस में। समझा नहीं? मैं समझाता हूं ना। सर्वर अपना डेटा भेजना चाहता है, तो तुम्हारे पास डेटा भेजने के लिए, कोड लिखने के लिए क्या होता है? आरईएस। तो अगर तुम्हें सर्वर से कुछ भेजना है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? आरईएस से भेजने के लिए। तो पूरा कोड जो तुम भेजने के लिए लिखोगे वो आरईएस से रिलेटेड होगा। मैं समझाता हूं। मैं अगर तुमसे कहता हूं कि इसके अंदर मुझे यूजर का डेटा दिखाओ, तो तुम श्योर हो रहना कि हमेशा वो आरईक्यू में मिलेगा। अगर मैं कहता हूं ठीक है, यहां से यूजर को कुछ भेज दो, तब फिर हमेशा किसे यूज करना है? आरईएस को। तो आरईक्यू को कब यूज करना है? जब सामने से डेटा आएगा। मैंने कहा यूजर ने मुझे एक नाम भेजा, वो बताओ क्या है, तो वो आरईक्यू में मिलेगा। अच्छा, मतलब वो जो यूजर भेजता है वो हमें आरईक्यू में मिलेगा, हाँ। और यहां से अगर तुम्हें कुछ भेजना है, इस कोड से वहां भेजना है, तब फिर आरईएस में होगा। आई बिलीव थोड़ा बहुत समझ आ गया हो यार। मैं, क्योंकि अब तुम लोग मेरे सामने तो नहीं बैठे हो, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, बट आई बिलीव तुम्हें समझ आया होगा। आरईक्यू में डेटा होता है रिक्वेस्ट का, जो यूजर की तरफ से आई है। आरईएस में डेटा नहीं, आरईएस में सारा कोड होता है यहां से भेजने के लिए, कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है? देखो ना क्या हुआ था। यहां से सारा डेटा स्लैश में आया था, रिक्वेस्ट में पूरा डेटा था, हमने यहां से क्या भेजा? हेलो वर्ल्ड। और इसीलिए जब आप स्लैश पे जाओगे तो आपको हेलो वर्ल्ड मिलता है। बात समझे? तो आरईक्यू में आने वाले का डेटा, आरईएस में यहां से भेजने के लिए सारी चीजें। और अभी ये नेक्स्ट कौन है? ये तो पीले कलर में भी आ रहा है, बाकी दो नीले कलर में आ रहे हैं, ये पीले में क्यों आ रहा है भाई? बताता हूं, देखो सुनो। अब नेक्स्ट सुनो, सुनना हाँ। होता ये है, ये हमारा सर्वर है, मान लेते हैं, ठीक है? इसमें खूब सारे राउट्स हैं, ठीक है? अब होता यह है कि जब आपकी रिक्वेस्ट कहीं आती है किसी मिडलवेयर पे, ये मिडलवेयर है, इसके बाद ही तो अगले राउट पे जाएगी। जैसा लॉजिक हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये चलता है app.use, फिर ये चलेगा, या जो भी चलना हो, है ना? तो app.use सबसे पहले चलता है। अब होता क्या है, नोड के साथ एक दिक्कत है,
कि अगर कंट्रोल वर्ड क्यों अभी समझेंगे। कंट्रोल एक बार भी किसी मिडलवेयर पर गया तो सुनना, कंट्रोल एक बार भी किसी मिडलवेयर पर गया तो कंट्रोल खुद से अगले राउट या मिडलवेयर पर नहीं जाएगा। मैं समझाऊंगा पर नहीं जाएगा। उसे अगले पर ले जाने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा और ये पुश कहलाएगा नेक्स्ट को चलाना। मैं समझाऊंगा, बात सुनो। हमारा कंट्रोल जब आया तो सबसे पहले app.use चलता है। कंट्रोल ने ये लाइन चलाई, फिर app.use चलाया, है ना। कंट्रोल खुद से अगले राउट पे नहीं जाएगा, तो आपको यहां पे क्या चलाना पड़ता है, नेक्स्ट, ऐसे। तो इससे क्या होता है, इससे जो कंट्रोल यहां पे बीच में फंस गया था वो अब अगले राउट पर जा पाता है। तो देखना, यहां पे अपन ब्राउजर पे आएंगे। अब मैं यहां पे जाऊंगा स्लैश पे, तो मुझे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं ये नेक्स्ट हटा दूं, कि मैंने नेक्स्ट हटा दिया, अब क्या होगा, अब मेरे हिसाब से और ऐसा ही होगा। रिक्वेस्ट आएगी, मान लेते हैं स्लैश प्रोफाइल के लिए, तो सबसे पहले app.use में जाएगी। अब क्योंकि नेक्स्ट नहीं है तो वो कभी स्लैश प्रोफाइल पहुंच ही नहीं पाएगी। क्या बात समझ रहे हो, और वो यहीं फंसी रहेगी, और इसीलिए कोई रिस्पॉन्स यहां से जाएगा ही नहीं। कोई रिस्पॉन्स जाएगा नहीं तो कुछ भी यहां दिखेगा ही नहीं। जैसे कि मैं यहां पे जाता हूं स्लैश प्रोफाइल, देखना कोई भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये देखो, अभी तक जूम पे ही, जूम ले लेता हूं मैं, मैग्नीफायर, तो आपको दिखेगा। ये देखो, ये अभी भी लोड हो रहा है। क्यों लोड हो रहा है, क्योंकि वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने नेक्स्ट नहीं चलाया। तो आपको किसी भी मिडलवेयर के अंदर नेक्स्ट को चलाना पड़ेगा। तो आई बिलीव आपको REQ समझ आया होगा, RES समझ आया होगा, और यहां पर भी आप चाहें तो नेक्स्ट ले सकते हो, बट जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि राउट में हमें अगला राउट चलाना ही नहीं है, हमें तो यही रोकना है, तो फिर हमें नेक्स्ट की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई, राइट। सो आई बिलीव तुम्हें ये समझ आ गया होगा, उम्मीद पूरी है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि भाई कितने मिडलवेयर बना सकते हैं, कितने भी। अच्छा, आपने सर कुछ काम तो किया ही नहीं, तो वो काम ऐसे है ना, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। console.log, कुछ भी जो आपको राउट से पहले चलाना वो यहां लिख सकते हो, मिडलवेयर वर्किंग, ठीक है। और मिडलवेयर वर्किंग, और फिर आपने नेक्स्ट कर दिया, दैट्स अबाउट इट। तो अगर मैं यहाँ पे इसे चलाऊं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मिडलवेयर वर्किंग, बढ़िया। तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप मिडलवेयर बनाते कैसे हो। अभी आपको यूज केस समझ नहीं आया होगा कि मिडलवेयर का यूज केस क्या है ना, वो आपको मेनली समझ आएगा जब हम लोग मास्टर दी आर्ट करके जो अगला वीडियो है वो पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ आएगा मिडलवेयर का एग्जैक्टली यूज क्या है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी कि एग्जैक्टली होता कैसे है, और आप कितने भी मिडलवेयर बना सकते हो। मिडलवेयर 2 वर्किंग, ठीक है। लेट्स सी, तो अगर मैं किसी पेज को चलाता हूं तो मिडलवेयर वर्किंग, मिडलवेयर 2 वर्किंग, और उसके बाद राउट चलेगा। इट्स लाइक दैट, पहले app.use पे जाएगा, फिर अगले app.use पे जाएगा, फिर वहां से नेक्स्ट चलेगा तो स्लैश प्रोफाइल पे आ जाएगा। दैट्स अबाउट इट। तो दैट इज हाउ वी मेक मिडलवेयर्स, राइट। आई बिलीव ये समझ आ गया होगा, उम्मीद तो पूरी है, ठीक है, ओके। अब आते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अभी बातचीत करी। तो ऐसा है कि रिक्वेस्ट जो होता है, रिक्वेस्ट में सारा डेटा होता है आने वाले यूजर की तरफ का, यूजर की रिक्वेस्ट की तरफ, ठीक है। जैसे कि उसकी लोकेशन, ठीक है, डिवाइस इन्फो एंड अदर थिंग्स। रिस्पॉन्स में कंट्रोल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम सर्वर से रिस्पॉन्स भेज पाते हैं। तो रिक्वेस्ट में बेटा डेटा होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स में डेटा नहीं होता। रिस्पॉन्स में आपके पास कंट्रोल्स होते हैं जो कि जिसके बेसिस पे हम कुछ भेज पाते हैं। रिस्पॉन्स इज मोर लाइक फंक्शनल थिंग, ठीक है। आपके पास इट्स लाइक आप कुछ कर सकते हो उससे, ठीक है। दैट इज मोर लाइक अ फंक्शनल थिंग। और रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट इज द डेटा। आई एम सॉरी, रिक्वेस्ट इज द डेटा जो सामने की तरफ से आएगा। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे मैच काफी इंटरेस्टिंग सा हो गया, एक विकेट डाउन,
बट आई बिलीव अच्छा खेल जाएंगे ये लोग भी, बट दैट्स ऑल, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं भाई, मैच तो मैच होता है। और एक और चीज़ होती है, उसका नाम है नेक्स्ट, उस पर भी हमने बात की थी। नेक्स्ट इज जस्ट अ पुश so that our request moves to the next thing which should be executed. अच्छा ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। दोज आर राउट पैरामीटर्स, एग्जैक्टली क्या होता है हम पढ़ेंगे, टेम्पलेट इंजन, स्टैटिक फाइल्स, HTTP methods get in post, error handling, so there's a lot, it's time we should move forward, let's go। तो नया दिन हो चुका है और पता है कल रात को 11:59 तक सब सही चल रहा था और एकदम से 12 बजते ही बर्थडे आ गया मेरा। सर बस को एकदम से 11:59 सब नॉर्मल चल रहा था और एकदम से बर्थडे आ गया। अरे यार ये एक अलग परेशानी है, पर अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को 7 अक्टूबर को देख रहे हो, यू कैन विश मी बर्थडे, जाओ जाके हैप्पी बर्थडे बोलो, ठीक है। ओके सो जितने भी दोस्त यहाँ पे हैं, इफ यू सीरियसली वांट टू गिफ्ट मी समथिंग, और अगर आप मुझसे छोटे हैं, गिफ्ट मी अ गुड थिंग, लाइक अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, वो भी जिंदगी पहली बार जी रहे हैं, और अच्छा काम करके बताओ, माँ बाप के लिए कुछ खरीदो अच्छा सा उनके लिए, ठीक है, और बढ़िया पढ़ाई करो, और क्या है साहब, है ना। देखो यार, आई ऑन एंड मैं अपने लिए सब कुछ खरीद सकता हूँ, देयर इज ऑलमोस्ट, अगर सब कुछ सही रहा फ्यूचर में तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो लोग मुझे गिफ्ट कर पाए और मैं खुद ना खरीद पाऊँ, शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे क्या ही गिफ्ट करोगे, आप मुझे गिफ्ट करोगे अपनी मेहनत, आप गिफ्ट करोगे मुझे अच्छा रिजल्ट, आप मुझे गिफ्ट करोगे भाई एक अच्छा इंसान बन के, और आप मुझे बस याद रखना अपने लाइफ में कि यार भैया एक थे, एक टीचर थे हमारे जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी, दैट्स अबाउट इट, और क्या चाहिए लाइफ में, राइट। सो आई बिलीव वी शुड स्टार्ट नाउ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका नाम है राउट पैरामीटर्स, लेट्स गो। ठीक है, सुनो, सबसे पहले एक लॉजिक पे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। कभी कभी तुमने देखा होगा URL कुछ ऐसा होता है, facebook.com/profile/harsh, सही है। फिर तुमने देखा होगा facebook.com/profile/हर्षित, फिर कभी होता है हर्षिता, कभी हो सकता है हार्दिक, राइट। तो अगर देखोगे इसमें कुछ पार्ट कॉमन है और कुछ पार्ट बार बार चेंज हो रहा है। जो पार्ट कॉमन है उसका नाम है facebook.com/profile/, और उसके बाद जो लिखा है वो पार्ट बार बार चेंज हो रहा है, हर्ष, हर्षित, हर्षिता, हार्दिक। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि सारे लोगों के लिए अलग अलग राउट बनेगा? मतलब मैं Script.js पे आके ऐसे करूंगा, ऐसे, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसे करूंगा? देखना /profile/हर्ष, तो एक राउट हर्ष के लिए बनाया, फिर हर्षिता के लिए बनाया, फिर हार्दिक के लिए बनाया, फिर हर्षित के लिए बनाया, और इस तरीके से करते करते सारे यूजर्स के लिए ऐसे राउट बनाए जाएंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इस तरीके के राउट्स को हैंडल करने के लिए, जहां पे बस एक पीस बार बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे राउट्स को हैंडल करने के लिए कहलाती है डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग किस तरीके से, थोड़ा सा सर अगर कोई एक्सप्लेनेशन हो जाता। बिल्कुल मैं बताता हूं। तो पहले ये देखो, ऐसा कोई भी राउट, एशिया नहीं, ऐसा कोई भी राउट जिसका कोई हिस्सा, एक नहीं लिखो, एक से ज्यादा भी हो सकते, कोई हिस्सा बार बार सेम रहता है एंड कुछ हिस्सा बार बार चेंज होता है। इसके लिए आप एक डायनेमिक राउट बना सकते हो। मैं समझाऊंगा, मेरा वादा, ठीक है। चलें, देखो बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक राउट बनाना है, तो मैंने एक राउट कैसे बनाना है, बहुत आसान है, /profile/हर्ष, ठीक है, ये राउट बन गया। इस तरीके से एक और बन सकता है हर्षिता, एक और बन सकता है हर्षित, एक और बन सकता है हार्दिक, ठीक है। इस तरीके से आप राउट्स पे राउट्स बना सकते हो, राइट। तो बहुत सारे राउट्स हो गए, लेकिन तुम इसको डायनेमिकली कैसे बना सकते हो? देखो, पहले वो हिस्सा देखो जो बार बार सेम है, /profile/, ये हिस्सा बार बार सेम है। फिर उस पार्ट को रिकॉग्नाइज करो जो बार बार चेंज हो रहा है।
अब जो भी लिखेगा वो बार बार चेंज हो रहा है। तो तुम स्लैश प्रोफाइल स्लैश जितना हिस्सा बार बार सेम है उतना हिस्सा लिखो, और उसके बाद यहाँ पे तुम ये जो पार्ट बार बार चेंज हो रहा है इसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटर बना सकते हो। पैरामीटर मतलब क्या? एक वेरिएबल बना सकते हो, ऐसा समझो। ठीक है, कैसे बनाएंगे? कोलन लगा दो और कुछ भी लिख दो, लिटरली कुछ भी लिख सकते हो। ए लिख सकते हो, हेलो लिख सकते हो, जो मन में आए वो लिख सकते हो। ये एक पैरामीटर है, एक वेरिएबल का नाम है, ऐसा समझ सकते हो। मैंने लिख दिया यूजर नेम। तो सर ये तो फिर गलत हो गया। नहीं हुआ गलत, क्यों? क्योंकि कोलन का मतलब है इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। मतलब इसकी जगह हर्ष आ सकता है। अच्छा, तो ये चलेगा? हाँ। हर्षिता आ सकता है तो भी चलेगा? हाँ। हार्दिक, हर्षित, हाँ, सबके लिए चलेगा। सर इसका कोई डेमो दे सकते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो, इस वक्त मैंने राउट बनाया स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष। अगर मैं इसे चालू करूं, npx nodemon, एंड इफ वी गो एंड चेक, तो हमें यहां पे पहले तो लोकल होस्ट 3000 पे हमें हेलो वर्ल्ड दिखेगा। मैंने एक गड़बड़ कर दी, npx nodemon कह दिया, कुछ और गलती कर दी मैंने। मुझे लिखना पड़ेगा npx nodemon script.js एंड दिस विल स्टार्ट दी सर्वर। बढ़िया, हेलो वर्ल्ड। एंड इसके बाद दोस्तों मुझे यहां पर लिखना है, अब जो मुझे लिखना है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, इस राउट को देखना, स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष। देखते हैं इसमें क्या आता है। स्लैश हेलो प्रोफाइल स्लैश हर्ष। तो हेलो फ्रॉम प्रोफाइल, राइट, हेलो फ्रॉम प्रोफाइल, ये तो ठीक है। हेलो फ्रॉम हर्ष, तो अब मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष पे हेलो फ्रॉम हर्ष। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मेरी बात सुनना, अगर मैं यहां पे गलती से हर्ष की जगह हर्षिता लिख दूं, देखना, तो दिस विल नॉट वर्क और आपको एक एरर मिलेगा, कैन नॉट गेट स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्षिता, दैट्स एन एरर, राइट। तो ये एरर सॉर्ट आउट करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, आपको इस राउट को जहां पे आपने हर्ष लिखा है वहां पे आपको इसे डायनेमिक बनाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अगर आपने सिर्फ हर्ष लिखा तो स्लैश प्रोफाइल स्लैश हर्ष के लिए ही राउट चलेगा, हर्षिता के लिए नहीं चलेगा। तो आप इसे डायनेमिक कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे कोलन यूजर नेम लिख सकते हो, यूजर नेम, और इससे क्या होगा? आपका जो राउट है वो डायनेमिक हो जाएगा। तो फिर अब ये चलेगा? हाँ, ये चलेगा। आप रीलोड करके देखिए, वाओ, ये हर्षिता के लिए चल रहा है। हाँ, हर्ष के लिए चल रहा है क्या? हर्ष के लिए भी चल रहा है। और अंकित के लिए चल रहा है क्या? अरे, अंकित के लिए भी चल रहा है। पर सर यहाँ पे तो बार बार मुझे हर्ष दिख रहा है, मुझे तो अंकित देखना है। मुझे तो अगर मैंने राघव लिख दिया तो राघव देखना है, हेलो फ्रॉम राघव। वो कैसे होगा? क्या वो नहीं होगा? वो होगा ना। कैसे? आप मानते हैं आपकी जो भी वैल्यू आपने यहाँ से अंकित भेजी थी वो एक्चुअली यूजर नेम में जाके सेव हुई है? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ से भेजा था स्लैश प्रोफाइल स्लैश अंकित, और यहाँ पर वो मैच किया स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर नेम से, तो अंकित किस में आ गया? यूजर नेम में, हाँ है ना। तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो इसके अंदर है, यूजर नेम के अंदर, राइट। तो तुम एक्सेस कैसे करोगे उसे? बहुत आसान है, लेट मी शो यू। तो जावास्क्रिप्ट में एस्केप की के नीचे बैकटिक्स होते हैं। एस्केप की होते हैं ना कीबोर्ड में, उसके नीचे बैकटिक्स होते हैं, ठीक है। ये बैकटिक लग गए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हेलो फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने डॉलर और ये यूज किया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इट्स प्रोबेबली आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती, ठीक है। तो ये ES6 लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। बैकटिक्स के हेल्प से आप यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू लिख सकते हो। लेट्स गो, देखते हैं। तो मेरी जो वैल्यू थी वो, मेरा राउट क्या था? स्लैश प्रोफाइल स्लैश अंकित। अंकित की वैल्यू किस में गई? स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर नेम, मतलब यूजर नेम है। तो इसकी वैल्यू, मेरी बात सुनो प्लीज, हाँ प्लीज, URL में जब भी, ये नोट्स बना लेना, URL में जब भी आपके पास एक ऐसा पैटर्न हो, स्लैश प्रोफाइल स्लैश कुछ, अब ये प्रोफाइल होना जरूरी नहीं है, आप यहां पर कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आपके पास कहीं कोलन हो, ठीक है। मैं इवन एपिक पेन से मार्क कर दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। स्लैश, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर कहीं पर भी गलती से क्या लग गया,
कोलन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये अपने आप कैसे चल रहा है, तो अगर कहीं पर गलती से क्या लग गया कोलन, तो उस केस में दोस्तों आपको करना यह है कि इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको, बाय द वे इसे हम कहते हैं पैराम्स, क्या कहते हैं, पैराम्स, ठीक है, पैराम्स, बढ़िया, इसकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पैराम्स, ठीक है, इसे पैराम्स कहते हैं। अच्छा, तो ये जो चीज है ये पैराम्स कहलाती है, जो भी कोलन वाली चीज होती है उसे पैराम्स कहते हैं, ठीक है, ओके। आपके मन के जितने क्वेश्चन हैं सारे दूर कर दूंगा मैं अभी, बस 2 मिनट मेरे साथ रुकिए, आप समझ जाओगे। तो इसको हम पैराम्स कहते हैं, तो इसकी वैल्यू काय में मिलती है, सुनो, प्लीज 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 प्लीज, हाँ सुनना, क्या तुम मानते हो कि मैंने जब यहां से रिक्वेस्ट भेजी होगी, जब मैंने यहां से रिक्वेस्ट भेजी होगी, सुनो ये वर्ड सुनो, जब मैंने यहां से रिक्वेस्ट भेजी होगी तो ये रिक्वेस्ट में गया होगा /profile/हर्ष, राइट, मैंने अपने ब्राउजर से कुछ भेजा है, ब्राउजर से, तो उसका डेटा काय में जाता है, रिक्वेस्ट में, तो बैकएंड पे मुझे डेटा काय में मिलेगा, रिक्वेस्ट में। पॉइंट को समझना, तो मैं कोई चीज याद या रटनी नहीं पड़ेगी, ब्राउजर से भेजा हुआ कुछ भी अगर तुम्हें यहां पे एक्सेस करना है तो वो रिक्वेस्ट में मिलता है। तुमने यहां कुछ लिख के भेजा हो, यूआरएल से भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, अगर तुम्हें उसे यहां एक्सेस करना तो वो हमेशा कार्य में मिलेगा आरईक्यू में। तो पहली चीज तो हमने आरईक्यू लिख दी। अब इसका नाम होता है पैराम्स, तो इसकी वैल्यू काय में मिलती है, डॉट पैराम्स में। हाँ ठीक है, तो पैराम्स हो गया, लेकिन इसका नाम क्या है, कहते इसे पैराम्स है लेकिन इसका नाम क्या है, यूजर नेम। तो पैराम्स के अंदर कैसे ढूंढा, यूजर नेम को, दैट्स इट। क्या तुम जादू देखना चाहोगे, लेट मी स्टार्ट दिस, और आपको मिलेगा हेलो फ्रॉम हर्ष, क्योंकि यहाँ हर्ष लिखा है। लेकिन अगर मैं इसे हेलो फ्रॉम अंकित कर दूं, हेलो /profile/अंकित कर दूं, तब आपको दिखेगा हेलो फ्रॉम अंकित। इसका पूरा राउट समझो, फिर हम एक बार में कोड करेंगे इसे। /profile/अंकित, यहां से क्या भेजा, अंकित, ठीक है, यहां पर क्या आया होगा, अंकित, हेलो फ्रॉम, और जो इसकी वैल्यू एक्सेस करनी थी, रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर नेम। दिखता एक लेवल पे दिखता है कठिन है, ऐसा लगता है कि काफी कठिन सा है, पता नहीं यार कैसे समझ आएगा, आएगा जरूर। इधर पहली चीज तो ये सोचा करो आपका राउट क्या होगा, यूआरएल क्या होगा, /profile/हर्ष। तो पहले तो वो यूआरएल बनाओ, मैं तुम्हें शुरुआत से सिखा रहा हूं, ठीक है, /profile/हर्ष के लिए बनाओ, सिर्फ हर्ष के लिए बनाओ, ठीक है, सिर्फ हर्ष के लिए। अब चेक करो क्या वो वर्क कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। अब हर्ष की जगह सब कुछ चल सके तो हर्ष हटा दो और वहां पर क्या लगा दो, यूजर नेम। तो अब हर्ष के लिए नहीं, अब ये सब के लिए चलेगा। अब कई लोग क्या करेंगे, वो यूजर नेम यहां लिख देंगे, वो यहां कोलन लगाने लगेंगे, देखो वो यहां पर ऐसे लिखने लगेंगे कोलन, ऐसे नहीं, यहां नहीं लिखना है, यहां नहीं लिखना है बेटा, समझो बात को समझो। मैं 1 सेकंड फिर से दो मुझे, लेट मी हेल्प यू विद दिस। सुनो, जब आपका राउट ये है /profile/हर्ष है ना, तो आपको यहां के लिए लिखना पड़ेगा /profile/हर्ष, तो उसके लिए चल रहा है, देखो चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है ना। अब आपको चाहिए कि हर्ष के लिए नहीं, हर्षिता के लिए भी चले, तो आपको अगला राउट यहां बनाना पड़ेगा। तो अगला ना बनाना पड़े तो हर्ष हटा देना, कोलन यूजर नेम। अब ये सबके लिए चलेगा, चेक करो, यूआरएल है ना चल रहा है, हर्षिता के लिए चल रहा है क्या, आओ चेक करें, हर्षिता के लिए भी चल रहा है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे हेलो फ्रॉम हर्ष आ रहा है, अच्छा वो लिखा कहाँ है, यहाँ लिखा है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो मैं चेंज कर पाऊंगा, बिल्कुल हम वही करेंगे। देखो यहाँ पे बैकटिक लगा लेना है ना, रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर नेम, बस बढ़िया। रीलोड किया, रीलोड कर से अब आपको क्या दिख रहा है, हर्षिता। अब इसको चेंज कर दो, अंकित कर दो, तो अंकित दिखेगा। अगर तुम्हें थोड़ा कम समझ आए, इसी पार्ट को बार बार देखो, समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है कई बार चीजों को समझने में, ठीक है। चलो, तो आई बिलीव तुम्हें यहां तक समझ आ गया होगा। तो तुम्हें यह पता चल गया है कि भाई राउट पैरामीटर्स कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। टू मेक एनी राउट डायनेमिक यू कैन यूज कोलन at the place where you want to make it dynamic। बढ़िया, तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा। एंड टू एक्सेस देयर वैल्यू यूज रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक है। और फिर जो भी वैल्यू, जो भी इसका नाम हो, तो फॉर एग्जाम्पल /author/books
ठीक है, स्लैश यूजर्स, या फिर कह सकते हो इशूड, ठीक है, स्लैश हर्ष। अब ये राउट है और बार बार क्या बदल रहा है, यहाँ पे हर्षिता हो रहा है, यहाँ पे हर्षित हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट बार बार चेंज हो रहा है, ये वाला, राइट। तो जितना चेंज नहीं हो रहा है पहले उतना लिख लो, ठीक है। अब जो पार्ट चेंज हो रहा है उसके लिए आप यूजर नेम लगा दो यहाँ पे, दैट्स इट। तो अब ये सबके लिए खुलेगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, request.params.username, सिंपल है ना, दैट्स इट, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड दैट। ऑल राइट, सो अगला टॉपिक है टेम्पलेट इंजन्स। दिस इज गोना बी वेरी इजी। मेरी बात सुनो, कुछ कहानी ऐसी है, टेम्पलेट इंजन्स में बहुत सारे होते हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये होते क्या है, लेकिन पहले एग्जाम्पल सुनो। बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें जो यूज करना है उसका नाम है EJS। अब एग्जैक्टली EJS होता क्या है और टेम्पलेट इंजन क्या है, सुनो। HTML के पास सुपर पावर्स नहीं है, सुपर पावर्स नहीं है कैलकुलेशन करने की, नहीं है कैलकुलेशन करने की। मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। इसका एक डेमो ले सकते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। देखो ये आपका HTML है, यहां पे आपका कोई टेम्पलेट इंजन है, लेट्स से EJS, ठीक है, EJS, और ये हो गया HTML, ठीक है। अब सुनो, HTML में अगर मैंने 1+2 लिखा तो इसका आंसर आएगा 1+2। ये कैलकुलेट नहीं करता, जो लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। EJS में अगर मैं 1+2 लिखूं तो फिर मेरे पास कैलकुलेशन करने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसका आंसर आएगा 3। तो सर आप ये कह रहे हो कि HTML में हम जो लिख देते हैं वो जस का तस आ जाता है, लेकिन EJS में हम जब लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम चाहें तो उसे कैलकुलेट करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो EJS इज HTML, EJS HTML ही है, HTML जैसा ही दिखता है। बस ऐसा समझो यहां पे HTML का नाम क्या हो गया, EJS। बैकएंड में जब आप अभी हम टेम्पलेट इंजन पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या हो गया, EJS। बस इतना फर्क है, ठीक है। EJS is HTML with superpowers. Like superpower, like what? Superpower, like you can do some calculation. You can do JavaScript inside HTML. मतलब अभी आएगा ना समझ। अभी पूरी चीज सिर्फ मूवी को ना एक लाइन में तो नहीं समझा सकते, पर जैसे जैसे मूवी देखोगे आगे तो समझ आएगा कि क्या हो रहा था, राइट। लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको EJS सेटअप करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप लिख लीजिए। EJS सेटअप करने के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता हम ये क्यों कर रहे हैं, बाय द वे सुनो मेरी बात, उसका एक वो है, रीजन है। फॉर एग्जांपल आप स्लैश राउट पे जाते हो और आपको क्या दिख रहा है, हे। अब आप ऑब्वियसली स्लैश, क्या क्या ये कोई एक अच्छी वेबसाइट दिख रही है आपको? क्या आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे स्लैश पे जाने पे ये हे दिखे? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हो एक रंग बिरंगा पेज दिखे, एक एक्चुअल अच्छी वेबसाइट दिखे, राइट। तो फिर आपको HTML लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या आप HTML यहां लिखोगे, ऐसे ऐसे करके आप HTML लिखोगे, H1P सब यहीं लिखोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि HTML और CSS तो भाई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइन चली जाती है। तो क्या आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी 3,000 लाइन? बिल्कुल नहीं। तो हम किसी और सेपरेट फाइल में HTML CSS लिखेंगे, राइट। तो अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पर जब आप बैकएंड पढ़ रहे हो तो हम HTML यूज नहीं करते, हम HTML का भी एडवांस वर्जन यूज करते हैं, उसका नाम है EJS, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों आएगा समझ में, क्योंकि बैकएंड में चीजें डायनेमिक होती है। अगर HTML में कुछ लिख दिया तो वो जस्ट का तस हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि वो चीजें डायनेमिक हो। तो उसका डेमो कुछ ऐसा है कि आपको EJS को सेटअप करने के लिए ये स्टेप्स करने हैं। पहला, EJS इंस्टॉल, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा npm install EJS, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो करनी है दैट इज कॉन्फ़िगर EJS। तो कॉन्फ़िगर EJS बहुत आसान है। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, app.set, मैं इसको समझा भी दूंगा, व्यू इंजन, ठीक है, और कॉमा EJS, दैट्स इट। नंबर 3 आपको करना है, एक व्यूज नाम से फोल्डर बनाना है। याद रखना व्यूज नाम होना चाहिए, व्यू नहीं, व्यूज, ठीक है, व्यूज नाम से। और स्पेलिंग देख लेना, कई लोग स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, वो ये लिख देते हैं, ठीक है। व्यूज नाम से एक व्यूज फोल्डर बनाओ, ठीक है। नंबर 4, उसमें EJS फाइल्स बनाओ। और नंबर 5, सेंड की जगह रेंडर करो।
दैट्स इट। तो ये स्टेप्स हमें चलाने हैं, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या, EJS इंस्टॉल, विच इज वेरी इजी, npm install EJS, राइट। तो EJS हो गया इंस्टॉल। अब आता है कॉन्फ़िगर EJS। एक लाइन का कोड है, इसे कॉपी करो, अपनी स्क्रिप्ट जेएस में किसी भी राउट से पहले उसे पेस्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, विच इज एक व्यूज फोल्डर बनाओ, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, व्यूज फोल्डर बनाएंगे, बढ़िया। अगला स्टेप है उसमें EJS फाइल बनाओ, ठीक है। तो व्यूज में हम जाएंगे और एक EJS फाइल बना देंगे, इसका नाम रख देते हैं index.html, याद है। तो बस अब HTML की जगह इसका नाम क्या है, EJS। अच्छा ठीक है, ये बन गई, EJS फाइल बन गई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही HTML अपना नॉर्मल वाला वही गुड ओल्ड डेज। तो फिर सर इसका नाम HTML ही रख लेते। नहीं नहीं नहीं, EJS रखना है। अच्छा हाँ, क्यों, आएगा ना, टाइम आएगा बेटा, सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा रुको, अभी थोड़ी देर मूवी तो देखो, फिर समझ आएगा ना। सेंड की जगह क्या करो, रेंडर करो। तो जहां पे आप सेंड कर रहे हो वहां पर क्या करना है, रेंडर। अब रेंडर क्या करना है वो ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंडर करते वक्त मेक श्योर आप व्यूज फोल्डर के अंदर वाली ही कोई फाइल का नाम लिखें, फाइल का नाम लिखें, मैं समझाऊंगा, और उसमें EJS ऐड ना करें, ठीक है। और उसमें ऐसा लिख देते हैं, और क्लियर लिख देते हैं, लिखें, और रेंडर फंक्शन में .EJS मेंशन ना करें, मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले रेंडर करते वक्त जब आप रेंडर कर रहे हो, मेक श्योर आप व्यूज फोल्डर के अंदर वाली ही कोई फाइल का नाम लिखें। तो व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल हमने बनाई हुई है, देखिए उसका नाम है index.EJS, राइट। तो व्यूज के अंदर की ही कोई फाइल अपन को लिखनी है, ठीक है। तो व्यूज के अंदर की एक फाइल है ना हमारे पास, index.EJS। तो index.EJS लिखे, ठीक है, लिख दिया। उसके आगे क्या लिखा है, और रेंडर फंक्शन में .EJS मेंशन ना करें। अच्छा, तो रेंडर में जो मैंने ये .EJS मेंशन किया हुआ इसे हटा दे, ठीक है, हटा दिया। अब क्या, आप कुछ नहीं, ये चलेगा आराम से। तो सर्वर को आप चलाइए, सर्वर लोड करिए, ये सर्वर मैंने लोड किया, और अब आप रीलोड करिए, आपको ये पेज दिखेगा आपका, ये HTML पेज है, मतलब ये HTML पेज है। मैं समझा नहीं, अभी समझा दे रहा हूँ, वेट। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक H1 बनाया है, क्या आपको दिख रहा है वो? ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक्चुअली ये बड़ी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे HTML पेज है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डिव बना सकता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग से उस डिव को डिजाइन कर सकता हूँ, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो लेट्स गो टू सम CodePen demo modern design HTML CSS, right। So let's go here and यहाँ पे कोई भी एक ठो उठा लेते हैं, whatever feels good to us, ठीक है। तो मैंने HTML उठा लिया, let's go and इसकी जगह पे पेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। काफ़ी ज़्यादा कोड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड अब मेरे को CSS चाहिए, तो यहाँ पे SCSS है, तो मैं इसको मिनिमाइज कंपाइल्ड CSS कर लूँगा, तो मुझे सिर्फ CSS दिखेगी, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे आएंगे, अब CSS को मैंने स्टाइल टैग में पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा JS आई बिलीव है नहीं कुछ खास, तो ठीक है, लेट्स रीलोड दिस एंड वी सी दिस। Can you see what's happening out here? एक नंबर। तो अगर हम स्लैश पेज पे जाएंगे, we can see this. नाइस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और पेज बना दूं, मैं यहाँ पे आऊं, कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ /contact, तो मैं यहाँ पे जाके कह सकता हूँ CodePen, ठीक है, CodePen contact page modern, ठीक है। We go here, कॉन्टैक्ट पेज चाहिए था, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा रहा है, अरे गधे, अबाउट अस बोल दे भाई। राइट, क्या मुझे कोई ढंग का अबाउट पेज मिल सकता है यहाँ? कोई भी ढंग का, मीट द क्रू वाला चल जाएगा, थोड़ा क्लीन एटलीस्ट। विल कॉपी दिस, ठीक है, लेट्स गो हियर। बाय द वे,
अब आप कॉन्टैक्ट पेज पे अलग पेज दिखाना चाहोगे, इंडेक्स तो दिखाना नहीं चाहोगे, तो व्यूज में जाओ, एक नया पेज बनाओ contact.ejs और उसके अंदर बॉयलरप्लेट लिया एंड पेस्ट, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट, राइट? सो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिनिश्ड, हो गया, दैट्स इट. सो इफ वी गो स्लैश कॉन्टैक्ट वी सी नथिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स रेंडर किया हुआ है. स्लैश कॉन्टैक्ट पे आपको इंडेक्स नहीं कॉन्टैक्ट रेंडर करना है, ये वाला पेज है ना, बात समझे? तो जब आप स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाओगे यू विल सी अ डिफरेंट पेज. सी, तो जब आप स्लैश पे जाओगे यू विल सी दिस, जब आप मेरे प्रिय भाई कॉन्टैक्ट पे जाओगे यू विल सी दिस. अमेजिंग. क्या आप सीरियसली समझ पा रहे हो कितनी तेजी से काम हो रहा है? दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. बहुत तगड़ा काम, एक नंबर. तो टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं मैं कुछ पढ़ाना चाहूंगा, देखना. टेम्पलेट इंजन्स HTML, हाँ हम जो यूज करें बाय द वे वो EJS है, पर टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं? ये आपके पर्टिकुलर इंजन, अब मैं इसको समझाऊं कैसे. ये एक स्टाइल ऑफ मार्कअप से कन्वर्ट करके आपको HTML देते हैं. बिल्कुल समझ नहीं आया होगा क्या हो गया. सुनो एक बात बोलूं, ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये चीज ये जो लिखी हुई है ये क्या है? HTML है, हाँ या ना? सब HTML ही है, राइट? एक छोटी सी चीज और यहाँ पे, आई बिलीव इन लोगों ने कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट पेज, दुनिया भर की चीजें ऐड कर रखी हैं, बट ठीक है, दैट्स ऑलराइट. सो मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो ये है कि ये तुम्हें ऐसा लग रहा हो ये HTML है, जो कि देखने से तो यही लग रहा है कि हाँ यार HTML ही है. राइट? मेरी बात सुनो, ये HTML नहीं है, ठीक है? ये HTML नहीं है, ये है EJS. सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं समझाता हूं, ये HTML जैसा दिखने वाला कुछ है. अच्छा, तो ये HTML नहीं है? नहीं. जैसे रिएक्ट कभी फ्यूचर में पढ़ोगे ना तो वहां पे JSX होता है, HTML जैसा दिखने वाला कुछ, ठीक है? तो ये HTML नहीं है, नहीं. क्या ये EJS? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, ये HTML ही तो है. नहीं HTML नहीं है, ये EJS है जो कि HTML जैसा दिखता है और ये कन्वर्ट होता है HTML में. हाँ बिल्कुल, ठीक है. तो और भी टेम्पलेट इंजन्स होते हैं. जी हाँ, यही तो बताना चाहता हूं. पग नाम से एक होता है, ठीक है? हैंडल बार्स नाम से होता है, ठीक है? EJS नाम से होता है. पहले एक और होता था पग का भाई जेड, ठीक है? और भी होते हैं, और हम उनमें से कौन सा यूज कर रहे हैं? EJS. क्यों? क्योंकि EJS इज वेरी वेरी सिमिलर टू HTML. बाकी जो पग जेड वगैरह है ना वो सब HTML जैसे नहीं दिखते, वो दूसरी तरीके से दिखते हैं, पाइथन की तरह. पग और जेड एक ही चीज है, वो पाइथन जैसा सिंटेक्स है, इंडेंटेशन पाइथन जैसा होता है. पर EJS एकमात्र ऐसा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट है ऑफ HTML. सो EJS काफी सिमिलर है किससे? HTML से. पर बाकी वो पाइथन जैसे हैं, वो तो अलग ही है एकदम, राइट? सो हमने इसीलिए EJS चूज किया, क्योंकि EJS जब आप लिखते हो तो बड़ा HTML जैसे ही फील होता है, आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता कि आप कुछ अलग सा लिख रहे हो. और वो कन्वर्ट होगा काय में? HTML में बाद में. दिखता तो EJS है और दिखता भी HTML जैसा है, बट HTML नहीं है, कन्वर्ट होगा बाद में. अच्छा, तो टेम्पलेट इंजन्स क्या है? टेम्पलेट इंजन्स हैं, आप वैरायटी होती है, ठीक है? एक कह सकते हो मार्कअप स्टाइल जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगी HTML में, ठीक है? तो आपने मार्कअप लिख दिया. अब वो अलग अलग स्टाइल्स में, तो कोई एक मार्कअप स्टाइल में आप टेम्पलेट इंजन लिखते हो, EJS या जेड या जो भी यूज कर रहे हो, तो एक मार्कअप स्टाइल जो कि बाद में कन्वर्ट काय में हो जाएगी HTML में. इट्स मोर लाइक दैट. अच्छा, तो इनकी सुपर पावर तुम देखना चाहोगे? एक सुपर पावर तो मैं दिखाता हूं. टेम्पलेट इंजन जब तुम यूज करते हो, रेंडर जब यूज करते हो, तो पहली चीज तो होती है कौन सा पेज? व्यूज का कोई भी एक पेज, है ना? तो रेंडर तुमसे बोलता है पहली चीज तो वो दे दो जो तुम्हें व्यूज में से दिखाना, ठीक है? और दूसरी चीज में तुम डेटा भेज सकते हो. मैं समझा रहा हूं. देखो,
पहले मैंने डेटा भेज दिया एज क्या 12, मैं समझाता हूँ, वेट, ऐसा लिखा एज 12। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स पेज पे जहां जहां, बात सुनो ओए, इंडेक्स पेज में जहां जहां एज लिखा होगा वहां वहां 12 आ जाएगा। मतलब मैं समझा रहा हूं, वेट। तो इंडेक्स पेज पे चलो, index.egs पे, क्या तुमने इस पूरे पेज में कहीं भी, क्या इस पूरे पेज में कहीं भी तुमने 12 एज यूज किया है? नहीं किया है। तो लेट मी शो यू, इंडेक्स पेज पे चलो फटाफट, स्लैश पे चलो तो हमारा ये दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे आप लेट से ऊपर लिख दो एज, मैं कहीं पर एज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने H3 में लिख दिया एज, तो यहाँ पर अभी तुम्हें कहीं पर भी एज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो सर आप तो कह रहे थे जहाँ जहाँ एज लिखा होगा वहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ तो 12 नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि अगर हो सकता है तुम्हें एज नाम का वर्ड ही लिखना हो सकता है। तो अगर ईजीएस ऐसा करता कि एज की जगह 12 आ जाता तो फिर तुम कभी एज लिख ही नहीं पाते, राइट। तो ईजीएस तुम्हें ऑप्शन देता है कि तुम्हें एज लिखना है या एज की वैल्यू को कन्वर्ट करा के 12 लिखवाना है, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। कैसे? देखो, जब भी तुम चाहते हो कन्वर्ट हो जाए तो तुम्हें ऐसे टैग बनाना है परसेंट का, देखो लेस परसेंट ग्रेटर, ऐसा टैग बनाना है और पहले वाले परसेंट के बाद इक्वल लगा देना है। फिर से समझेंगे, लेट्स गो, लेस ग्रेटर परसेंट और पहले वाले के बाद इक्वल और उसके अंदर एज लिख दो। और जैसे ही तुम ये लिखोगे तब फिर ये एज लिख के नहीं आएगा, जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे 12 लिख के आएगा। कैन यू सी दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो मेरी बात सुनो, तुम कभी भी डिसाइड कर सकते हो कि रेंडर करते वक्त किसी पेज में कौन सी चीज क्या बन जाए। कॉन्टैक्ट पेज पे जैसे मैंने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल नेम हर्ष बन जाए, तो जो कॉन्टैक्ट पेज होगा, आप जाइए कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। यहां पर कहीं भी अगर आपने नेम लिखा तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका हर्ष बन जाएगा। तो फटाफट अपन कहीं पर हर्ष लिख लेते हैं, लेट्स गो। तो जैसे मैंने बॉडी टैग यहाँ पर है, इसके तुरंत बाद मैंने हर्ष लिख लिया फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया और हर्ष लिख दिया, नेम लिख दिया, लेट्स से आई थिंक नेम ही बोला है मैंने, वहाँ पे नेम बोला है ना, हाँ। तो कॉन्टैक्ट पेज में जहाँ जहाँ नेम होगा वहाँ वहाँ हर्ष आ जाएगा। लेट्स सी, तो मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हर्ष। मीट द क्रू की बात लेट्स से करते हैं, इसको थोड़ा सा मजा करते हैं। मीट द क्रू की जगह क्रू हटाया और अपन ने वो ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम। इससे क्या होगा, मीट द जो भी वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी। कैन यू सी मीट द हर्ष? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। HTML ये नहीं कर पाता है। आप HTML में डायनामिक वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, लेकिन EJS में कर सकते हो। दैट्स द पावर, दैट इज द पावर। प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो सब समझ आ जाएगा। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे तब समझ आएगा कि कौन सी चीज क्या यूजफुल थी, राइट। तो आई बिलीव आपको यहां तक समझ आ गया होगा टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं, राइट। अब इट्स टाइम वी शुड मूव टुवर्ड्स स्टैटिक फाइल्स। एग्जैक्टली स्टैटिक फाइल्स आप क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, राइट। तो चलते हैं जरा, लेट्स गो। स्टैटिक फाइल्स का मतलब है इमेजेस, स्टाइल शीट्स मतलब CSS और फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट सेटअप करना। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे EJS को सेटअप किया था ना, वैसे यहाँ है। तो स्टैटिक फाइल्स को सेटअप करने के लिए डू दीज स्टेप्स। पहला क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड पब्लिक। तो पब्लिक फोल्डर बनाना है। क्रिएट 3 folders, inside it images, style sheets and javascripts। तो आप इनके नाम कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर दी एक्सप्रेस स्टैटिक। मैं समझाऊंगा, मजा आएगा इसमें, ठीक है। फाइनली अंडरस्टैंड द पाथ। बढ़िया। तो सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे विच इज क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड पब्लिक। तो व्यूज को बंद कर देना और रूट लेवल पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो हमने एक पब्लिक फोल्डर बना लेंगे, ये बन गया पब्लिक। इसके अंदर 3 और फोल्डर्स बनाने। पहले का नाम हो गया इमेजेस। पब्लिक के अंदर याद रखना, कई लोग क्या कर देते हैं, भी गलती दिखा दे रहा हूँ,
कई लोग क्या कर देते हैं, वो इमेजेस के अंदर नया फोल्डर बना देते हैं। नहीं, पब्लिक के अंदर आपको नया फोल्डर बनाना है और उसका नाम है स्टाइल शीट्स। ठीक है, स्टाइल शीट्स। अब लेट मी सी, शायद मैंने वो गलती खुद भी कर दी है। ओए कहाँ गया? हाँ, तो शायद मैंने एक्चुअली पब्लिक के अंदर बना दिया है। तो पब्लिक इमेजेस स्टाइल शीट्स को बाहर निकालो और यहाँ पर बनाओ। ठीक है, ओके। तो पब्लिक के अंदर इस वक्त 2 फोल्डर्स हैं। पब्लिक के अंदर मैं तीसरा फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रख देते हैं जावा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट्स, बढ़िया। तो 3 फोल्डर्स बन गए हैं, तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कॉन्फ़िगर दीज एक्सप्रेस स्टैटिक इन index.js फाइल। index.js याद रखना, index.js, EJS नहीं, index.js या फिर script.js वी कैन से। ठीक है, तो script.js पे जाएंगे फटाफट। ये आपका बैकएंड का सर्वर कोड है। ठीक है, तो यहां पे आपको app.use, आपको ये लिखना है app.use। ठीक है, अब बात सुनो, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक, अगर याद हो तो app.use मिडिलवेयर के लिए होता था। तो किसी भी राउट को चलने से पहले app.use चलता था, याद आया? तो हर राउट के लिए ये लाइन चलेगी, हर राउट के लिए एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक। ठीक है, हमें इसके अंदर एक पाथ बताना है, दैट्स इट, कि आपको स्टैटिक फाइल्स एग्जैक्टली कहां पर मिलेगी, राइट? सो आपको लिखना पड़ेगा ./public and let's see whether it works or not. So यहां तक हमने ये लाइन लिखी, that's about it. We'll go to index.ejs कहीं पर भी, राइट? अब जैसे आपके पास ejs में ये स्टाइल शीट है, राइट? तो आप चाहते हो कि ये पूरा कोड स्टाइल का यहां ना लिख के मैं किसी और स्टाइल फाइल में लिखूं। तो ये पूरा कोड मैंने यहां से हटाया। ठीक है, मैं यहां पे जाऊंगा, स्टाइल शीट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा style.css और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे लिंक करना है, तो लिंक करना तो तुम्हें आना चाहिए, तो लिंक CSS है ना। अब सुनो, बात सुनना ध्यान से। इस वक्त दोस्तों हमारा फाइल का नाम है index.ejs जिसके अंदर हम हैं, और वो है हमारा, वो किस फोल्डर में? व्यूज के अंदर। तो हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है स्टाइल शीट्स पे। तो ऐसा कह सकते हो, आप इस वक्त व्यूज के अंदर हो, तो आपको पहले व्यूज के अंदर से बाहर आना पड़ेगा, फिर पब्लिक में जाना पड़ेगा, फिर स्टाइल शीट्स में जाना पड़ेगा और फिर मिलेगी style.css। पॉइंट समझे? तो व्यूज से बाहर आना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यूज से बाहर आना पड़ेगा। .// का मतलब होता है बाहर आओ। तो हम व्यूज से बाहर आ गए, फिर हम किस में जा सकते हैं? पब्लिक में, फिर हम किस में जा सकते हैं? स्टाइल शीट्स में, और फिर हम किस में जा सकते हैं? style.css में। अगर हम देखें इस वक्त तो क्या वो चलेगा? नहीं, ये इस वक्त नहीं चल रहा है, नहीं तो हमें ये ढंग से वेबसाइट दिखती, राइट? इस वक्त ये नहीं चल रही है। आपको करना सिर्फ एक काम है, बस मेरे लिए बस एक काम करना है, पब्लिक हटाना, यहाँ से जो आपने URL लिखा है ना, इससे पब्लिक हटा के एक एक्स्ट्रा स्लैश हटा दो एंड रीलोड, और आपकी वेबसाइट फिक्स हो जाएगी। सवाल है ये क्या किया आपने? हाँ बताता हूँ, जब आप यहाँ पर सेटअप कर देते हो express.static public, तो इससे क्या होता है, आपकी जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो पब्लिक फोल्डर में डिफाइंड हो जाती हैं। फिर आप जब भी पब्लिक फोल्डर में जाना चाहते हो और अगर आप यहाँ पे पब्लिक लिख देते हो, तो क्या होता है, इसके आगे खुद से एक और पब्लिक लगता है। मतलब आप जो भी पाथ डिफाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पाथ डिफाइन किया, तो पब्लिक यहाँ पे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। किस लाइन की वजह से? इस लाइन की वजह से ऑटोमेटिक पब्लिक जुड़ जाता है। अब आपने क्या किया, आपने यहां पर एक और पब्लिक बोल दिया, तो राउट क्या बन गया? राउट बन गया public/public, 2 पब्लिक बन गया। पॉइंट समझे? और ये ना हो इसीलिए आपको कैसे लिखना है, फिर से बता दे रहा हूं, .// की जगह स्लैश लिख सकते हो। ठीक है, पब्लिक स्टाइल शीट्स स्टाइल CSS और फिर पब्लिक को हटा दो और ये एक्स्ट्रा स्लैश भी हटा दो, एंड आप अपने वेबसाइट को चलाइए, सब कुछ बढ़िया चलेगा। दैट्स हाउ वी मेक श्योर कि हम CSS को यहां पर जोड़ सके। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर हम अगला पेज देखें, कॉन्टैक्ट, तो वहां पर भी हमारे पास CSS होगी प्रोबेबली। जी हाँ, यहां पर भी CSS है, तो यहां से इसको उठाना शुरू करेंगे भाई, नीचे तक CSS है काफी। जस्ट अ मिनट, यहां तक, ठीक है। तो ये अपन हटा देंगे,
यहाँ पे लिंक कर दो CSS, इसका नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो डॉट डॉट स्लैश या फिर डॉट डॉट स्लैश की जगह जस्ट स्लैश भी लिख सकते हो, पब्लिक स्टाइल शीट्स कॉन्टैक्ट डॉट CSS, अभी हमने बनाई नहीं है लेकिन बना लेंगे। पब्लिक को हटा दो और एक्स्ट्रा स्लैश भी हटा दो, पब्लिक स्टाइल शीट्स, इसके अंदर एक और फाइल बनाओ contact.css एंड पेस्ट कर दो, दैट्स इट, राइट। अब हमने यहाँ पे टेलविन वगैरह इन्होंने सेटअप किया हुआ है, बट आई एम नॉट गोना डू दैट, ठीक है, जस्ट कीप इट सिंपल, ठीक है। लेट्स गो, काफ़ी इन्होंने टेलविन यहाँ पे यूज़ की हुई है इस वेबसाइट में, बट दैट्स ऑल राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। सो वील गो हेयर /contact एंड वील सी दिस, बढ़िया, एक नंबर, बहुत प्यारा लग रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ यू मेक श्योर कि आप स्टैटिक फाइल्स को सेटअप करें। अब EJS में अगर आपको स्क्रिप्ट फाइल सेटअप करनी है तो कैसे होगा, बहुत आसान है। स्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड पे आप गए, डॉट डॉट स्लैश या फिर जस्ट स्लैश लिखेंगे पब्लिक जावास्क्रिप्ट। अब आपको यहाँ पे फ्रंट एंड की कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल आप लगा सकते हो, script.js। याद रखना ये script.js बैक एंड की फाइल है और ये script.js फ्रंट एंड वाला कोड है। फ्रंट एंड वाला कौन सा होता है, वो document.query सेलेक्टर वाला, राइट। तो यहाँ पर आप console log alert वगैरह जो फ्रंट एंड पे कोड चलेगा वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिंक कर दिया है, अब आप यहाँ पे लिखोगे script.js, बढ़िया। तो अगर हम स्लैश पेज पे जाएंगे तो आपको console log होता हुआ भी प्रोबेबली दिख जाएगा, बट नहीं दिख रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कोई एरर आ रहा होगा, दैट्स व्हाई। अब एरर क्या आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा, फेल टू लोड रिसोर्स, script.js नॉट फाउंड, 404 एरर, ओके, आई नीड टू सी व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट रॉन्ग क्या, सीधा सीधा पब्लिक हटा दो यहाँ से, दैट्स इट, पब्लिक लगा हुआ था, राइट, इट्स वर्किंग नाउ, बढ़िया। सो एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग फाइन, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था सब कुछ हो रहा है, राइट। सो प्रोजेक्ट जब बनेगा तब ज़्यादा समझ आएगा एग्जैक्टली कोई सी चीज़ क्यों हो रही थी, राइट। HTTP मेथड्स गेट एंड पोस्ट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ एंड मैं इसमें आपको एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ, बट वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। अगर आपने HTTP मेथड्स गेट एंड पोस्ट के बारे में नहीं देखा है तो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। एंड अब आते हैं आखिरी स्टेप विच इज़ एरर हैंडलिंग। एंड एरर हैंडलिंग एक्सप्रेस में करना इट्स वेरी इजी एक्चुअली, लेट्स गो, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। Script.js में आइए, आपको एक गूगल सर्च करना है, ठीक है, Express.js एरर हैंडलिंग। तो इससे आपको कोई भी कोड ना याद नहीं रखना पड़ेगा, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना Express.js एरर हैंडलिंग, इंटरनेट अगर आ रहा होगा जो कि हमारे पास तो आ रहा है वैसे, तो आपको पहली वेबसाइट ओपन करनी है एंड यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। लेट मी ओपन दैट। इंटरनेट काफ़ी तेज़ चल रहा है, काफ़ी तेज़ चल रहा है। बाय द वे यहाँ पे मेरे पास लड्डू भी है, तो हैव सम लड्डूज, मोतीचूर के लड्डू हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो कैसे आपको एरर वाला पार्ट करना है, देखो नीचे आना है जब तक आपको एरर हैंडलर नहीं मिल जाता, द डिफॉल्ट एरर हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एरर हैंडलर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और मेरा एक सजेशन रहेगा विच इज़, थोड़ा सा नीचे आओ, मैं आपको अच्छा वाला एरर हैंडलर ढूंढ के देता हूँ, खत्म ही हो गई डॉक्यूमेंटेशन, बस इतना करना है। यहाँ पे ये जो एरर हैंडलर दिख रहा है आपको, ये चीज़, राइट, ये पूरी चीज़ कॉपी करो, ठीक है, और इसको आपके आखिरी राउट के बाद लिखो app.use के अंदर, दैट्स इट, ठीक है। तो app.use के अंदर इसे लिख दो, दैट्स इट। अब सर ये चलेगा, हाँ चलेगा, तो एक बार दिखाइए, कुछ नहीं चला सर, कहाँ एरर आया, तुमने एरर बोला ही नहीं है तो एरर कहाँ से आएगा। लेकिन जब तुम चाहते हो कि एरर तुम्हें बोलना है, तुम्हें रेंडर नहीं करना है, कोई एरर आउट बनाया तुमने, ठीक है, तो कोई मान लेते हैं तुमने एरर आउट बनाया, तुम्हें इसका भी यूज़ के समझ नहीं आ रहा ना कब एरर देना है, हम समझेंगे। कभी कभी क्या होता है, यूज़र ऐसा बोलता है, यूज़र बोलता है ये फोटो लाइक करो। अब फोटो लाइक करते वक्त तुमने देखा कि यार ये तो लॉग्ड इन ही नहीं है, और ये लाइक करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें तो एरर देना है, तब इन सारी चीज़ों का यूज़ के साथ है। अभी के लिए बस मैं एक राउट बना के तुम्हें बता दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट में ढंग से समझ आएगा। न्यू एरर, पहला तरीका तो ये है, उससे बढ़िया क्या है, थ्रो न्यू एरर, ऐसे करके लिखना है, ठीक है।
या फिर आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, थ्रो एरर। ठीक है, अब आपने कोई भी एरर लिख देना, फॉर एग्जांपल समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट्स इट। तो अगर हम स्लैश एरर पे आएंगे तो हमें एक एरर दिखेगा। तो ये हो कैसे रहा है, सुनो। जब आप थ्रो एरर करते हो तो ये क्या करता है, थ्रो एरर क्या करता है, ये आपके पूरे कोड में एरर हैंडलर को ढूंढता है। पॉइंट समझे? फिर ये एरर हैंडलर को ढूंढेगा और बाय द वे थ्रो एरर नेक्स्ट को चला देता है खुद से ही, तो वी कैन पास नेक्स्ट एज वेल, राइट। सो थ्रो एरर आपके एरर हैंडलर को ढूंढेगा और एरर हैंडलर आपका जो भी एरर है वो उसे शो कर देगा। दैट्स अबाउट इट, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। तो अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, स्लैश एरर पर अगर जाएंगे तो इट्स गिविंग अस सम एरर, इट्स गिविंग अस सम एरर एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि हमने रेंडर किया एरर पेज, तो अपन को व्यूज में एक एरर पेज भी बनाना पड़ेगा, एरर डॉट ईजेस। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल सकते हो बढ़िया डिजाइन करके, ऐसा बोल सकते हो। मैं फाइंड कर देता हूँ कोड पेन एरर मॉडर्न पेज। ठीक है, लेट्स गो। तो फिर लेट्स फाइंड दिस वन, लेट्स से दिस वन। ठीक है, कॉपी पूरा नहीं चाहिए मुझे, एक्चुअली मुझे चाहिए बॉडी के बाद से जितना भी पार्ट है, एक्चुअली पूरा ही ले लेते हैं। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर CSS कॉपी कर लिया, और जो CSS है वो मैं लिंक भी कर लेता हूँ, लिंक CSS। तो लिंक कैसे करेंगे CSS को, वही तरीका है, स्लैश पब्लिक स्टाइल शीट्स एरर डॉट CSS। फिर पब्लिक को हटाओ, स्लैश को हटाओ, यहाँ जाओ पब्लिक स्टाइल शीट्स, यहाँ पर एक नई फाइल बनाओ, एरर डॉट CSS पेस्ट, दैट्स इट। समझे? तो बहुत आसान है ये, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। आप लोग मुझे बताना कि आसान है या नहीं, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं। ये आपको एरर पेज दिख जाएगा, जब भी एरर रेंडर होगा तो कुछ इस तरीके से आपको पेज दिख जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे किसी राउट पे आप कभी जाके बोलते हो कि नहीं मुझे रेंडर नहीं करना स्लैश राउट पे, मुझे तो एरर देना है, तब फिर आप तुरंत बोल सकते हो थ्रो एरर, और आप यहाँ पे कोई भी एरर लिख सकते हो, जैसे कि आई डोंट नो। ठीक है, अब जो भी एरर लिखोगे वो एरर नाम से इस पेज पर जाएगा, एरर पेज पे, राइट। तो जब मैं आप स्लैश पे जाऊंगा तब फिर आपको ये सेम पेज दिख रहा है, और आप जो एरर है वो यहाँ पर आप लिखा सकते हो। यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे। एरर EJS पे जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है द पेज यू आर लुकिंग, ये द पेज यू आर लुकिंग। अब इसकी जगह आप इसके आगे लिख सकते हो एरर कोड और EJS के ब्रैकेट्स क्यों? क्योंकि मैंने एरर नाम से ERR की वैल्यू भेजी है। जो भी एरर रिसीव हुए होंगे वो एरर नाम से भेजे। तो क्या होगा, सुनो, एरर पेज पे जहां जहां एरर लिखोगे वहां पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो चलो फिर मैं एरर लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरे एरर पेज पे कहीं भी एरर वर्ड होगा उसमें डेटा फिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा द पेज यू वर लुकिंग फॉर कुड नॉट बी फाउंड, एरर कोड आई डोंट नो। तो यहाँ पे आई डोंट नो क्यों लिख के आया, क्योंकि आपने थ्रो एरर के अंदर जो भी लिखा होगा वो यहाँ लिख के आएगा। पॉइंट समझे? फॉर एग्जाम्पल आपने एरर करते वक्त यहाँ पे भेज दिया पता नहीं भाई, और नहीं की स्पेलिंग गलत है तो विल फिक्स दैट, पता नहीं। ठीक है, तो आपने स्लैश पे जब एरर दिया थ्रो एरर, तो आपने बोल दिया पता नहीं भाई, और वो एरर कहाँ चला जाएगा, वो एरर जाएगा इस एरर हैंडलर पे ERR के अंदर। जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो कहाँ जाएगा, ERR में, और फिर उसके बाद ये सब चलेगा, जो कि बात की बात है। और आपने स्टेटस सेटअप किया 500, जो कि इंटरनल सर्वर एरर का कोड होता है 500। ठीक है, एरर पेज शो किया जो कि ये वाला पेज है, और उसके अंदर आपने बोला है कि कहीं भी एरर लिखा हो तो उसमें ये लिख देना जो तुमने यहां से भेजा था। पॉइंट समझे? देखना, तुमने जब पता नहीं भाई लिखा था एरर के अंदर, वो गया था ERR में, और तुमने वो ERR भेज दिया एरर नाम से एरर पेज पे। तो एरर पेज पे जहां भी एरर लिखा होगा वहां पे क्या जाएगा, ERR, और ERR में क्या था, पता नहीं भाई। पॉइंट समझे? तो यहां पर तुम्हें क्या दिखेगा, पता नहीं भाई। इट्स दैट सिंपल। आई बिलीव आप लोगों को समझ आया होगा। मुझे जरूर बताना वेदर यू लाइक्ड दिस थिंग और नॉट। दिस वाज मी टीचिंग यू एक्सप्रेस व्हाट मैटर्स। ठीक है, सो इसमें लगभग हमने वो पढ़ लिया जो चीजें एक्सप्रेस JS में मैटर करती हैं।
और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको पता चलेगी, फॉर्म कैसे हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस। मैं आपसे मिलूंगा बैक इन लर्न व्हाट मैटर्स नहीं, अब मास्टर द आर्ट में, ठीक है। सो दिस वीडियो एक्सप्रेस लर्न व्हाट मैटर्स, आई बिलीव आपको पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। और अगर पसंद आई हो तो यार प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। एंड एक चीज़ और, मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए यार, अगर हमें प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हो अपने दोस्तों से तो प्लीज़ सजेस्ट करो एंड हमारी हेल्प करो ग्रो होने में, बिकॉज वी आर वेरी जेन्युइन विद दिस थिंग। हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने नहीं आए, हम लोगों को यहाँ पे सिखाने आए हैं, खूब सारी बातें करने आए हैं उनके साथ। और यू नो देयर आर फ्यू पीपल जो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने आते हैं, एंड देयर आर पीपल जो यहाँ पे आए हैं टू डू सम टीचिंग एंड ऑल्सो सम हंसी मिलाप, क्या कहते हैं उसको, मिलना जुलना, राइट। तो मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं आया। कई लोग कहते हैं बातें मत किया करो, पढ़ाया करो। नहीं दोस्त, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने नहीं आया। और मैं मतलब लाइक अपनी लाइफ, मेरी लाइफ इतनी है जो आपको दिख रही है। आई एम अबाउट माई पीपल। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के बारे में हूँ, जो कुछ है बस वही है। और फिर उसके टॉप पे अगर ये भी सुनने को मिले कि नहीं बातें मत किया करो, who you are to tell me बातें मत किया करो। इफ़ यू डोंट लाइक माई कॉन्टेंट डोंट वॉच इट, दैट्स ईजी, राइट। 10 बच्चे कम पढ़ेंगे कोई बात नहीं, पर पढ़ाऊंगा वैसे जैसे मुझे पसंद है, राइट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आई बिलीव आपको पसंद आया होगा। टाटा।